and that is the reason it is very very important to actually have right approach towards history. Prelims में post independence और world history नहीं आता है, तो इसमें हमारी तैयारी में यहाँ पर फैक्चुअल डिटेल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ से एक नई स्पीशीज आती है विच इज होमो हैबिलिस, उसे रियलाइज होता है कि पत्थर तोड़ा जा सकता है, रेड रंग के पत्थर से कुछ कुछ किया जा सकता है। तो यहीं से बेसिकली आप कह सकते हो कि आपका धीरे धीरे पाषाण काल चालू हो रहा है। तो ये जो सारे चेंजेस हुए हैं, राइट, ये चेंजेस कहां हो रहे हैं आपके? ये चेंजेस आपके हो रहे हैं पहले, लेकिन फिर एक दौर बीच में ऐसा भी आएगा जहां पे हम लोग कॉपर भी फिगर आउट कर देंगे। प्लस इसी बीच में एक ऐसा दौर भी आएगा जहां पर स्टैब्लिश होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चों कैसे चल रही है पढ़ाई? तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें यूपीएससी सीएससी के लिए तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट है ना, कि इसमें एंशिएंट इंडिया भी है, मेडिवल भी है, मॉडर्न भी है, कल्चर भी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। और अगर इसी में सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स आप डिटेल में पढ़ने लग जाओ तो ये आपकी ऑलमोस्ट 30% प्रिपरेशन खा जाएगा। एंड दैट इज द रीजन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली हैव राइट अप्रोच टुवर्ड्स हिस्ट्री। राइट, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ अपने टाइम में से, अपने कीमती टाइम में से कितना टाइम ही इन्वेस्ट करना है, और वो तब आप समझ पाएंगे जब आपको पता होगा कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। राइट ना, कि कुछ चीजों में बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा और कुछ चीजों को थोड़ा सरफेस पे देखना पड़ेगा, एंड दैट विद द राइट अप्रोच टुवर्ड्स हिस्ट्री। ये पांचों ही टॉपिक एकदम से पूरी तरह से जुट के जो है एकदम जान लगा के हमें नहीं पढ़ने हैं। राइट ना, तो ये जो है आज जो डिस्कशन हम करने वाले हैं, दिस इज नो नॉनसेंस हिस्ट्री मास्टर क्लास, जिसमें हम लोग पूरी बात करने वाले हैं कि हाँ भाई एंड टू एंड हिस्ट्री के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। राइट, लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम कोर फैकल्टी PWOLEIS। मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूं और जो है पिछले 10 सालों से मैं आपके सामने हूं। राइट ना, आपको ये जो है आपकी जर्नी में हेल्प कर रहा हूं। राइट ना, इसके अलावा मेरे बारे में आप यहां से पढ़ सकते हैं। तो आइए मुद्दे पे आते हैं। Also this Telegram channel, you can join this Telegram channel so that you are updated with all the things जो मुझे आपसे कहनी है ना, तो हमारा कम्युनिकेशन बना रहे। यस, तो नाउ तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, मुद्दे को डिस्कस करते हैं। क्योंकि एक तो देखो हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, राइट, प्रीलिम्स में सिलेबस और वेटेज हिस्ट्री का कितना है क्या है। दूसरी हम बात करेंगे कि हाँ भाई मेंस में सिलेबस और वेटेज क्या है। तीसरा हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, कंप्लीट टाइमलाइन डिस्कशन, जिसमें हम ये बात करेंगे कि हाँ हर जगह पे कितना टाइम आपको अलोकेट करना चाहिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। यस, प्लस लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है विच इज कि जब एक बार तो पूरा देखना है, पूरी पढ़ाई करनी है हिस्ट्री में, राइट ना, और उसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो किन चीजों में आपको ज्यादा जो है ध्यान देना है, राइट, किन चीजों को ज्यादा रिवाइज करना है, यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इसको एंड में आफ्टर होल टाइमलाइन एंड ऑल, इसको एंड में बात करेंगे कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह क्या है। राइट, तो चलिए बात शुरू करते हैं, डिले नहीं करते, राइट ना, तो बात करते हैं। तो यूपीएससी सीएससी में 3 पड़ाव होते हैं और दोनों ही पड़ाव में, प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों ही पड़ाव में हिस्ट्री आपको एकदम एविडेंटली हेल्प करेगी। राइट ना, तो इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला मुद्दा पकड़ते हैं, प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में तो प्रीलिम्स में जो सिलेबस लिखा गया है वो मात्र इतना लिखा गया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछेंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछेंगे। यही सिंपल सी बात जो है इसमें कही गई है। तो यहां पे हमें पीवाईक्यूज बहुत अच्छा गाइड करते हैं कि हाँ यूपीएससी एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, उसका ट्रेंड क्या है। राइट, तो एक पीवाईक्यू वीडियो एनालिसिस ऑफ 30 इयर्स मैंने ऑलरेडी बना रखा है, एंशिएंट इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में, राइट ना, तो बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा आप उससे अभी जाके देख लीजिए, पहले आप समझिए कि मुद्दा क्या है। राइट ना, सुनाओ। सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट। नाउ अब ये 100 सवालों में जो हिस्ट्री का कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट ना, ये इधर जो है एकदम घट सा रहा है कि हाँ 2018 के आसपास देखिए तो 22 सवाल तक पूछे थे हिस्ट्री से, और फिर अभी आते आते ये 10 हो गया है। बट हिस्ट्री का ट्रेंड ये है, या यूपीएससी का ट्रेंड ये है कि कोई ट्रेंड नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि हाँ ये 10 से अब तो सर अगला नंबर हमें पता है, सर अगला नंबर तो 6 हो जाएगा सॉरी 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहीं पे यूपीएससी आपको मात देगा। राइट, हो सकता है वो 10 से 14 हो जाए, 15 हो जाए, एकदम से 22 हो जाए, हो सकता है कि हाँ 1 साल और कम हो, पॉसिबल है। बट दिस इज स्टैटिक पार्ट। 100 में से 10 नंबर यानी कि 10% ऑफ द होल गेम। राइट, यानी कि 10% ऑफ द होल गेम हिस्ट्री से आ रहा है। यस, तो अगर आप ये स्टैटिक पार्ट भी छोड़ के जाएंगे, करंट अफेयर वैसे ही थोड़ा हम हवा में रखते हैं कि हाँ जो है सारी चीजें पढ़ी है, बट पता किसी को नहीं है कि वो 100% आएगा कि नहीं। लेकिन हिस्ट्री क्या है, स्टैटिक पार्ट है। राइट, इसमें से 80% 90% डेफिनेटली कहा जा सकता है कि पढ़ा हुआ आएगा, तो यहां पे 8-9 नंबर स्कोर करे जा सकते हैं। तो हिस्ट्री इग्नोर करना, राइट ना, ये तो देखो जो है कि हाँ हल्के में पढ़ेंगे, छोड़ो जैसा भी होगा देख लेंगे, दिस इज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन। राइट, उसमें भी जो लेटेस्ट ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड वी आर रियलाइजिंग कि हाँ जो एंशिएंट इंडिया है, ये जो लाइन है रेड वाली, ये एंशिएंट मेडिवल कल्चर की है, उसमें भी एंशिएंट जो है अब जो है मेडिवल से मॉडर्न इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है।
मॉडर्न इंडिया ने लास्ट ईयर खाली 2 सवाल कंट्रीब्यूट किए थे। हम पूरी जान लगा दें मॉडर्न इंडिया में, एंशिएंट इंडिया का खाली जो है 2 घंटे का कोई क्रैश कोर्स यूट्यूब पे मिल जाए, हम देख के चले जाएं, राइट ना, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, है ना, उसमें से कुछ नहीं होने वाला है। तो हाँ, तो 6 से 7 सवाल जो है आपके जो है सीधे यहीं से आ जाएंगे, एंशिएंट इंडिया से आ जाएंगे कुछ 6 सवाल। तो हाँ, तो एंशिएंट इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वील रियलाइज कि हाँ, ये जो हिस्ट्री है यूपीएससी सीएससी में, तो एंशिएंट मेडिवल कल्चर, राइट ना, ये एक ब्लॉक मान लेते हैं, मॉडर्न इंडिया अपने आप में एक ब्लॉक है, और दूसरा ब्लॉक है पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, राइट है ना। तो पहली बात, प्रीलिम्स में पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता है, तो इसमें हमारी तैयारी में यहां पर फैक्चुअल डिटेल पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, राइट, फैक्ट्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ओनली थिंग यू रियलाइज, ओनली थिंग इज इंपॉर्टेंट इज एनालिटिक्स, एंड दैट इज ओनली फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, नॉट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सिमिलरली 2 टॉपिक्स जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, एक है एंशिएंट इंडिया और दूसरा है मॉडर्न इंडिया, राइट। अनदर थिंग इज कि मेडिवल इंडिया हमें खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कम से कम देखते रहना है, ताकि इसमें से 1-2 सवाल आए तो हम लोग प्रीलिम्स में हैंडल कर सकें। अनदर थिंग इज कि कल्चर से टेक्निकल, बहुत टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अब यूपीएससी नहीं डिमांड कर रहा है। अभी जो है सवाल आ रहे हैं रीसेंट पास्ट में, वो बहुत टेक्निकल सवाल नहीं आ रहे। अब वो नहीं पूछ रहा कि कल्याण मंडप समझा दो, तांडव समझा दो, है ना, इस तरह के बहुत टेक्निकल सवाल नहीं आ रहे। लास्ट ईयर तो दोनों करंट अफेयर सवाल आ गए थे, राइट है ना, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट करंट अफेयर थे, है ना। तो हाँ, तो कल्चर में ऐसा कोई टेक्निकल उसमें नहीं खोना कि सब रट डालेंगे समथिंग, देखे रहना है, एक बार कर्सरी निगाह से देखे रहना है सब कुछ, कि कुछ भी आए तो सुना सुना सा लगे वो काम हो जाए, लेकिन हाँ, इसमें ऐसा खो नहीं जाना है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्चुअली इन जो है इन जो है 5 सब्जेक्ट 6 में से, राइट ना, 6 में से आपका एंशिएंट इंडिया इंपॉर्टेंट है और जो है आपका मॉडर्न इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया में दोनों अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको स्पेशली प्रीलिम्स के लिए जो है फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए कि आप कम से कम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, और एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, दोनों में, क्योंकि वो मेन से भी आएगा और एनालिटिकल सवाल भी प्रीलिम्स में आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, राइट ना। तो हाँ, तो जो है इस पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी सब पे थोड़ा सा कम फोकस करना है। खैर तो नाउ बिफोर वी गो हेड, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप में से काफी लोगों का मैसेज भी आया था टेलीग्राम पे एंड अदर प्लेसेस कि जो है सर नया कोर्स आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से हम ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली देखो 2026 का जो है अब दौर चालू हो चुका है, राइट ना, कि हाँ भी 2026 में अब लगभग 1 साल ही रह गया है, राइट ना, 2 महीने काउंट मत करिए, है ना, जो बच रहा है। तो हाँ, तो अब ये ज्यादा टाइम कुछ बचा नहीं है, तो दिस इज द राइट टाइम जहां पे आपको डेफिनेटली राइट टाइम, तो थोड़ा और पीछे भी करते तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ऑलरेडी शुरू कर लिया बहुत अच्छी बात है, बट अब और डिले नहीं करना चाहिए। तो यहां से आपको एक ऑफिशियल एस्पिरेंट बन जाना चाहिए, है ना, एक प्रॉपर प्रिपरेशन में आ जाना चाहिए। इधर उधर भटकना जो है बंद करो, राइट, प्रॉपर तैयारी में लग जाओ, चाहे वो सेल्फ स्टडी करनी है, चाहे वो जो है आपको प्रहार ज्वाइन करना है, व्हाटएवर, है ना, लेकिन एक सीरियस तैयारी अब आपको चालू कर देनी चाहिए, बिकॉज यहां से अब बहुत समय नहीं, राइट ना। तो हाँ, तो प्रहार ऑलरेडी आपका जो है बैच है, इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों जो है स्टार्टेड है, प्लस इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मई से मैं स्टार्ट करूंगा, राइट ना। तो मई से कुछ एंशिएंट मेडिवल से मैं स्टार्ट करूंगा, राइट ना, और भी सारे सीनियर फैकल्टीज है। बट देखो यहां पे गेम सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाँ, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हाँ, जो है इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है, कायनात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ पीडब्ल्यू आपके साथ जरूर लग जाता है, राइट ना, कि हाँ जो है आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने में, प्रॉपर कंटेंट में, जो है टेस्ट सीरीज में, एवरीथिंग, राइट ना। तो हाँ, तो पूरी तरह से हम लोग लग जाते हैं, पूरी तरह से हम लोग जो है आपके साथ है। लेकिन हाँ, एक आपसे कसम चाहिए, राइट ना, कि हाँ अगर वाकई ये प्रहार आपको करना है 2026 पे, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आपको झूठे सपने नहीं बताऊंगा कि हाँ बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है ना, 2 घंटे डेली पढ़ो, 1 घंटे, है ना, ये सब नहीं है, मेहनत का काम है। क्योंकि अगर आसान होता देखो तो सब लोग कर लेते, आसान तो नहीं है, राइट। मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, है ना, हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, हमारे लिए भी आसान नहीं है, हमें भी पूरा डिटेल में एग्जॉस्टिव कंटेंट पढ़ाना पड़ता है, राइट। तो आसान ना आपके लिए होने वाला है ना हमारे लिए होने वाला है, लेकिन संभव है, पॉसिबल है, ये प्रहार किया जा सकता है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं अगर जी जान लगा के लग जाएं, राइट, मेहनत करें, टाइम पास ना करें, राइट ना। तो हाँ, तो ये संभव जरूर है, जो है आप सेलेक्ट हो सकते हैं पूरी शिद्दत के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, राइट ना। तो खैर तो ये जो है अभी बैच ऑलरेडी जो है रनिंग है, और इसमें मई से जो है मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं एंशिएंट और मेडिवल से जो है कहानी शुरू करूंगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, एक नॉर्मल बैच भी आप ले सकते हैं, राइट, विच इज 10,999, जिसमें आपको जो है लाइव रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग मिल जाएगा, राइट ना। तो हाँ, तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, डेली क्लास नोट, प्रैक्टिस के लिए आपको जो है सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डेली मेंस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, आंसर राइटिंग क्लासेस होंगी, और सीसैट भी होगा, राइट ना। तो हाँ, तो एक नॉर्मल आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं,
लेकिन जिनको और भी सपोर्ट चाहिए वो सेलेक्ट 360 भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट 360 में यू ऑल्सो गेट मेंटोरशिप, यू ऑल्सो गेट प्रिंटेड जो है मटेरियल, आपका डेली आंसर राइटिंग वैल्यूएशन वगैरह होता है, तो अपनी नीड के अनुसार है, राइट है ना, कि हाँ जो बेसिक है, बेसिक इज ऑल्सो गुड इनफ, राइट है ना, कि हाँ ये जो पार्ट है दिस इज ऑल्सो गुड इनफ। लेकिन अगर आपको मेंटोरशिप वगैरह चाहिए कि हाँ थोड़ा हैंड होल्डिंग करे, तो देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर सेलेक्ट 360, दिस इज योर कॉल। फिलहाल मेरी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो रही हैं, आपकी हिस्ट्री क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है मई से जो है समवेयर स्टार्ट होंगी, तो क्योंकि समय कम बाकी है, राइट है ना, जो पढ़ाना शुरू करें तो हिस्ट्री जो है हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है 2026 में। तो जो बच्चे पूछ रहे थे, राइट है ना, ये उनके लिए था कि हाँ भाई जो है ये कोर्स आने वाला है। तो चलिए तो मेंस की तरफ बढ़ते हैं कि मेन एग्जामिनेशन में जो है यूपीएससी क्या कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री। तो जीएस 1 में है हिस्ट्री, और जीएस 1 में सबसे पहले बात करी है यूपीएससी ने इंडियन कल्चर की, राइट है ना, कि इंडियन कल्चर में पूछेंगे आपसे आर्किटेक्चर पूछेंगे, आर्ट फॉर्म पूछेंगे, लिटरेचर पूछेंगे, ऐसा करके यूपीएससी ने कहा है। बट रिसेंट जो यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, राइट, चौंका देने वाली बात यह है कि मेन एग्जामिनेशन में यूपीएससी कल्चर से ना पूछ के सोसाइटी पूछ रहा है, राइट, इकोनॉमी पूछ रहा है, यानी कि वो एंशिएंट इंडिया से मेंस के सवाल बना रहा है। तो अब एक ये मिथ है, राइट ना, जो आपको बताया है, किसी ने तो बताया है, राइट ना, तो जो है देखो मेरी मन्ना मानो, राइट ना, तो एंशिएंट जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगेन आप आंख बंद करके मेरी बात ना मानिए, 2023-24 का पेपर उठाइए, उसमें वैदिक सोसाइटी पूछा हुआ है। 2024 में अभी वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक एरा के बीच में सोसाइटी और इकोनॉमी का डिफरेंस पूछा हुआ, विच इज नॉट अ कल्चर क्वेश्चन, विच इज एंशिएंट क्वेश्चन, राइट ना, एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है ना। तो हाँ, तो एंशिएंट इंडिया इंपॉर्टेंट हो चुका है मेंस के लिए, तो एंशिएंट इंडिया प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट इंडिया मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी यूपीएससी खुल के कह रहा है कि एंशिएंट इंडिया ठीक से पढ़ के आना, हल्के में मत पढ़ना, राइट ना, ऐसा इसने खुल के कहा हुआ है। सिमिलरली मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया 2 बार लिखा है, एक बार पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखी है कि हाँ 1750 से कुछ आप चालू करिएगा, राइट ना, उसके बाद जो है दूसरे पार्ट में फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा जो है लिखा है। मैं यही 2 पार्ट में पढ़ाता हूं, राइट ना, मैं इसको बोलता हूं सीजन 1 और सीजन 2, कि हाँ जो है 1857 तक क्या है हमारा सीजन 1 है, अभी बताऊंगा टाइमलाइन में, और सीजन 2 हमारा क्या है कि हाँ जो कोर फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होता है वो 1857 से शुरू होता है। तो ये 2 पार्ट अलग अलग लिखे हुए मेंस में, दोनों पार्ट अलग अलग लिखे हुए हैं। प्लस यहीं पे यूपीएससी ने एक और चीज लिखी है कि हाँ भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पूछेंगे, बट सिलेबस लोग ठीक से नहीं पढ़ते है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछेंगे कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, राइट है ना, कि हाँ जो है जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ है, जो कंसोलिडेशन ऑफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, इसमें से सवाल पूछेंगे। ऐसा पोस्ट इंडिपेंडेंस पूरा नहीं पूछ डालेंगे, राइट है ना, कि हाँ जो है आजादी के बाद जो भी कुछ हुआ है 70 साल हो चुके हैं, राइट है ना, तो हाँ तो ऐसा नहीं है कि हाँ खाली खाली वही जो है कुछ भी पूछ लेंगे, राइट है ना। ये 2 टॉपिक यूपीएससी ने लिखा हुआ है, कह रहा यही से पूछेंगे और सिर्फ मेन से पूछेंगे, प्रीलिम्स में नहीं पूछेंगे। सिमिलरली हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में भी यूपीएससी ने कुछ टॉपिक दे रखे हैं कि हाँ दुनिया भर की हिस्ट्री, मेसोपोटामियन हिस्ट्री जो है वे मत चले जाना, माइसीनियन में मत चले जाना कि इलाम क्या होता है, सूसा कहाँ है, उर कहाँ है, ये सब नहीं करना कि हाँ पिरामिड कैसे बन रहा है, दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, राइट ना, कि रीसेंट वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो 18th सेंचुरी उसने दे रखा है ना, कि रफली 1700 से शुरू करो, आईआर पढ़ो, वर्ल्ड वॉर्स पढ़ो, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज पढ़ो, कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन पढ़ो, राइट, पॉलिटिकल फिलॉसफीज देखो, समझो जो डेवलप हुई हैं, एंड दैट्स इट, राइट है ना। ऐसा पूरा ज्ञान ही नहीं बनना है वर्ल्ड हिस्ट्री में, राइट है ना। पर गलती क्या है कि आप उठा लोगे नॉर्मल लोई, राइट ना, आप उठा लोगे 2 4 5 और किताबें, इंटरनेट पे जाके वीडियोस देखने लगोगे, दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन बोथ द टॉपिक्स, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में आने वाले हैं, और अभी तो और आंख खुलेगी, राइट है ना, और समझो, राइट ना। तो इसके और आगे बढ़ते हैं कि कहां से क्या पूछा जा रहा है, तो विल रियलाइज कि यहां पर जैसे 2024 में देखो, 2024 में एंशिएंट मिडिवल और कल्चर से 35 नंबर के सवाल आए, राइट, 35 नंबर्स फ्रॉम एंशिएंट मिडिवल और कल्चर, और जबकि मॉडर्न इंडिया से 25 मार्क्स आया है, राइट है ना, विच इज ह्यूज। यानी कि दोनों पे कंट्रीब्यूट, दोनों पे जो है हमें ध्यान देना होगा, मॉडर्न भी ठीक से पढ़ना है और एंशिएंट मिडिवल कल्चर भी ठीक से पढ़ना है, जिसमें अब यूपीएससी कह रहा है कि हाँ भाई एंशिएंट ज्यादा अच्छे से पढ़ के आना। प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक सवाल आता है, राइट ना, काफी पीछे तो देखो, 2017-18 से देखो, 10 नंबर 15 नंबर नहीं पूछा, राइट, 15 नंबर नहीं पूछा, मात्र 10 नंबर 15 नंबर, और वो भी उन्हीं टॉपिक से जो लिखे हुए हैं, यस। तो यानी कि सिर्फ उतना ही पढ़ना था, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना था, और भी यूपीएससी ने बहुत सारा सिलेबस बना रखा है, वो भी पढ़ना होता है, राइट। हाँ, तो ऐसा नहीं कि इसमें रिसर्च करने बैठ जाओ, नहीं। पोस्ट इंडिपेंडेंस देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट है ना, नहीं पूछा, फिर पूछा थोड़ा सा, नहीं पूछा, राइट है ना, फिर थोड़ा पूछा, नहीं पूछा, राइट, ये पूछता भी नहीं है। और इसमें पूरा जो है अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर दोगे
दिस इज नॉट जो है समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी। कोई भी स्मार्ट स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो पढ़ेगा सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन, वो पढ़ेगा सिर्फ कंसोलिडेशन रिलेटेड चीजें, और प्लस देखेंगे कि हाँ भाई लास्ट सवाल भी जो है सारे इसी से आ रहे हैं, है ना। तो हाँ, तो इसकी बातें थोड़ा और करेंगे बाद में, बट यहीं पे समझ लो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में सिर्फ उन टॉपिक्स पे या 1800 के बाद जो हुआ है वो पढ़ना है। ऑटोमन अंपायर में ड्रैकुला कौन है, राइट, मोहम्मद ने कॉन्स्टेंटिनोपोल कैसे जीता, दिस इज नॉट समथिंग जो आपको पढ़ना है, राइट ना, कि लगे हुए हैं सारी चीजें समझने में, राइट ना। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कौन सी मिसाइल लगाई उसने, कौन सी वॉर स्ट्रेटजी थी, राइट ना, नहीं पढ़ना है भाई। इनफैक्ट रेनेसा वगैरह भी नहीं पूछेगा यूपीएससी, रेनेसा से आप शुरू कर सकते हो समझने के लिए, बट अदरवाइज वो भी नहीं पूछेगा यूपीएससी, बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेनेसा नहीं है सिलेबस में, राइट ना। तो हाँ, तो जो है, और एंशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है सिलेबस में, कि एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री, मेडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री सब नहीं है, खाली मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री जो है हमारे सिलेबस में है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में खाली एक सवाल पूछने लायक, कि हाँ कभी मन किया एक पूछने का तो पूछ लेंगे, उतना ही ध्यान रखना है। पता चला पूरा सब्जेक्ट पढ़ के एक सवाल नहीं आया, राइट है ना। तो हाँ, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अकॉर्डिंगली टाइम इन्वेस्ट किया जाए। तो अगेन हमने समझा कि हाँ, मॉडर्न इंडिया स्टिल इंपॉर्टेंट, एंशिएंट इंडिया स्टिल इंपॉर्टेंट। नाउ कल्चर, अगेन कल्चर, ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर इज गुड इनफ, राइट। मेडिवल इंडिया अगेन ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एक बार आपने पढ़ी है, कुछ भी सवाल आए हैंडल कर लो, बेसिक्स जो है आपने पढ़ रखा है, उसमें भी कोई बहुत रिसर्च नहीं करनी है। ज्यादा फोकस किस पे चला गया है, एंशिएंट और मॉडर्न पे चला गया है। मॉडर्न पे हमेशा से ज्यादा फोकस था, अभी फोकस कम हुआ है मॉडर्न पे, तो अकॉर्डिंगली मुझे भी अपना पूरा करिकुलम चेंज करना पड़ेगा, राइट ना। तो मेरा जो करिकुलम डिजाइन है वो इस इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन, कि हम एंशिएंट इंडिया एकदम जो है ताबड़तोड़ पढ़ेंगे, एंड टू एंड पढ़ेंगे, एग्जॉस्टिव पढ़ेंगे। उसमें भी ऑफकोर्स जो टॉपिक ज्यादा पूछ रहा है यूपीएससी, जो फेवरेट टॉपिक्स है उसमें जो है एकदम घुस जाएंगे, राइट ना। प्लस जो है मेडिवल इंडिया, ठीक है, कहानी पूरी सुन लेंगे, एंड टू एंड सुन लेंगे, कोई भी पूछेगा यूपीएससी हैंडल कर लेंगे, राइट। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ज्यादा रिवाइज करेंगे। सिमिलरली कल्चर पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा राइट है ना, लेकिन हाँ जो है उसमें भी जनरल अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए, मैं एंड टू एंड पढ़ाऊंगा। मॉडर्न इंडिया भी मैं एंड टू एंड पढ़ाऊंगा, राइट है ना, लेकिन जिन चीजों में जो है ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए वहां पे थोड़ा घुस जाएंगे, राइट, रुकेंगे उसमें। तो एक बार मैं मानता हूं कि हाँ जो है विद ऑल यू कैन से बीइंग वेरी वेरी हम्बल, है ना, बहुत हम्बली मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक बार अगर यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो एक बार मुझसे हिस्ट्री पढ़ लीजिए, राइट ना, कि हाँ मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आंखें खुल जाए, राइट ना। जो भी कुछ चाहिए, कहां से हम लोग शुरू हुए थे, है ना, कहां तक पहुंच गए, ये पूरी कहानी एंड टू एंड मैं आपको समझा दूंगा, राइट है ना। चलिए, दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री हमने जस्ट डिस्कस किया कि हाँ इसमें खाली इंटीग्रेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट है ना, और इसमें खाली 1800 के बाद जो चीजें हुई हैं वो भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कोई फैक्ट वैक्ट हमको नहीं रटना है। एक आध प्रोमिनेंट एग्जांपल देखे रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ फैक्ट्स हमको यहां पर नहीं रटने हैं, नहीं चाहिए, राइट है ना। चलिए खैर, तो नाउ तो अब आते हैं अपने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अभी एक और चीज बाकी है जो अब तक मैंने बातें कही उसी का सार है। सो जो है टाइमलाइन डिस्कशन पे आते हैं, शुरू करते हैं कि हम लोगों को कहानी कहां से शुरू करनी है, कहां पे ज्यादा समय देना है, और ये कैसे हुआ है ना। पूरी कहानी भी एक बार मैं आपको सुना दूं कि हाँ जो है कैसे ये पूरी कहानी हुई है। सो जो है मैं मानता हूं कि हिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा है, राइट है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी क्लासेस में एक जो है चीज यूज करता हूं विच इज टाइमलाइन, राइट है ना, कि हाँ अगर हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन को ऐसे कैटेगराइज कर लें कि ये सब यहां हुआ है, फिर ये सब यहां हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर ये सब यहां हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम कैटेगराइज कर लेना तो हमारे लिए हिस्ट्री आसान हो जाएगी। वरना क्या होता है कि ये सारी कहानियां घुलमुल जाती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपको सीरीज देख रहे हो, आपने जैसे फॉर एग्जांपल मनी हाइस्ट देखा, राइट ना। मनी हाइस्ट में अगर आपको उसके ऊपर एग्जाम देना है तो आपको जो है सीजन वाइज, सीरियल वाइज लिखना पड़ेगा की पॉइंटर्स कि हाँ यहाँ क्या क्या हुआ था, राइट ना, क्या क्या हुआ था, ताकि आप उसको बाद में रिवाइज भी कर सको। अदरवाइज कहानी एकदम होगी कि ये पता नहीं कौन से सीजन में हुआ था, राइट है ना, कौन से सीरियल में एग्जैक्टली ये हुआ था, ये ध्यान नहीं आ रहा। कहानी तो ध्यान रहेगी, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मिक्स होने लगेगा। तो एक तो मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरी कहानी कि हाँ कैसे 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 हम लोग ग्रो हुए, है ना, एंड टू एंड, एंड दिस इज हाउ हिस्ट्री बिकम्स लॉजिकल। तो हिस्ट्री का लॉजिकल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना, कि हिस्ट्री जो है हमें दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है कि ऐसे चीजें आगे बढ़ी हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। खैर, तो बात शुरू करते हैं, एंशिएंट इंडिया से शुरू करते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में हमें, जैसा कि मैंने कहा, कि शुरू से शुरू करना होगा। सॉरी,
शुरू से शुरू करना होगा, तो मैं कहानी शुरू करूंगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। राइट ना कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हाँ कहीं अफ्रीका से हम लोग कहानी शुरू करेंगे। राइट ना कि ये अफ्रीका में था, राइट है ना अफ्रीका, और समवेयर अराउंड 20 लाख ईयर्स अगो राइट डेवलपमेंट होता है, कुछ बदलाव आता है, यहां से आइस एज चालू हो रही है। राइट ना, तो हाँ तो यहां से आइस एज चालू हो रही है और यहां से एक नई स्पीशीज आती है विच इज होमो हैबिलिस। उसे रियलाइज होता है कि पत्थर तोड़ा जा सकता है, राइट ना कि पत्थर से कुछ कुछ किया जा सकता है। तो यहीं से बेसिकली आप कह सकते हो कि आपका धीरे धीरे पाषाण काल चालू हो रहा है, राइट ना पालियोलिथिक चालू हो रहा है। अब यहां पर वो जानवर जो कि अब तक पेड़ से फ्रूट तोड़ के खाया करता था, जो जंगलों में रहा करता था, अब वो बाहर आ चुका है, अब वो ग्रासलैंड में आ चुका है, राइट, अब वो ग्रासेस के बीच में आ चुका है। तो वो पेड़ों पे लटक नहीं पा रहा है, अब वो क्या है, अब वो जो है उसमें पैदल चल रहा है, राइट, पैदल चल रहा है तो चारों हाथों पे चलने की क्या जरूरत है, ऊंचा ऊंचा घास है तो अब वो थोड़ा उचक उचक के चल रहा है, राइट ना, अब वो उसे जो है घास के उस पार देख पा रहा है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो ये जो सारे चेंजेस हुए हैं, राइट, ये चेंजेस कहां हो रहे हैं आपके, ये चेंजेस आपके हो रहे हैं पहले अफ्रीका में, राइट ना। होमो हैबिलिस कौन है, होमो हैबिलिस वो है जिसने पहली बार स्टोन तोड़ना चालू किया और फिर हमारी बैकबोन इरेक्ट हो गई और इसीलिए कहते हैं इसको होमो इरेक्टस, राइट, जहां से बैकबोन हमारी इरेक्ट हुई। तो ये जो डेवलपमेंट है, राइट ना, लगभग 15 लाख साल पहले से हम कह सकते हैं कि होमो इरेक्टस आ गया और हमारी बैकबोन डेवलप हो गई। ऑल दिस वाज हैपनिंग इन अफ्रीका, राइट, ये सारा जो है डेवलपमेंट है दिस इज हैपनिंग इन अफ्रीका। अब ये होमो इरेक्टस जो है बैकबोन सीधी हो गई, राइट, जैसे सीधी हुई अब ये ज्यादा डिस्टेंस चलने लगा, तो कह रहा जब मैं ज्यादा डिस्टेंस चल रहा हूं तो चलो घूम के आता हूं, अब ये घूमने लगा। तो ये होमो इरेक्टस है बेसिकली जो कि यूरोप साइड जाएगा और जो कि इवन इंडिया साइड भी आएगा। यहां से माइग्रेशन चालू हुआ है, यहां से माइग्रेशन चालू हुआ है और फिर यही जो होमो इरेक्टस है ज्यादा से ज्यादा सारा का सारा इनोवेशन इसी ने किया हुआ है, राइट, मैक्सिमम इनोवेशन, आग ढूंढने का काम, डिफरेंट जो है स्टोन के टूल्स बनाने का काम, हैंड एक्स बनाने का काम किसने किया हुआ है, इसी ने शुरू कर रखा है, राइट, हैंड एक्स वगैरह बना रहा है। तो हाँ, तो ये टूल्स वगैरह बनाने में एक्सपर्ट हो रहा है और फिर धीरे धीरे इनोवेट करते 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 जैसे आप भी जैसे पढ़ाई करते जाओगे तो धीरे धीरे आप एक्सपर्ट होते जाओगे। अभी बिगनर हो, फिर आप इंटरमीडिएट स्टेज पे पहुंचोगे तो शायद ये बिगनर है, फिर इंटरमीडिएट स्टेज है और फिर एक एक्सपर्ट स्टेज है कि आप बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो जाओगे, आंसर लिखने लगोगे 8-9 मिनट में, राइट। हाँ, तो होमो सेपियंस दिस इज अ मॉडर्न मैन। तो 2 लाख से 3 लाख के आसपास वी हैव डेवलपमेंट ऑफ दिस मॉडर्न मैन। अब यही जो कहानी है, एवोल्यूशन की जो कहानी है, अब क्योंकि यहां पे पत्थर इंपॉर्टेंट है तो इसी को क्या कहा गया है, इसी को पाषाण काल कहा गया है, राइट ना, कि हाँ जो है पत्थरों का जो है ओवरऑल एज जो है पाषाण काल जो है इसको ऐसा कहा गया है, पाषाण काल। अब पाषाण काल भी हम लोग पढ़ते हैं 3 स्टेजेस में, राइट। एक स्टेज है हमारा जो लगभग हम इंडिया में 5 लाख साल से कह सकते हैं कि वो होमो इरेक्टस आ गया था और होमो इरेक्टस ने कुछ डेवलपमेंट चालू किया, राइट है ना। तो हाँ, तो ऐसे यह ग्रोथ होती गई। तो एक है पुराना पाषाण काल विच इज पालियोलिथिक एज, जिसमें हम पत्थरों में कुछ करते जा रहे हैं, राइट है ना, कुछ इवोल्यूशन होता जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक्सेस बनाया करते थे, राइट ना, यहीं पे हम लोग पॉइंटर्स बनाने लग गए हैं, स्क्रेपर्स बनाने लग गए हैं आगे आके, राइट, और आगे हम लोग पॉइंटर्स वगैरह बनाने लग गए हैं, आगे हम लोग ब्लेड्स बनाने लग गए, राइट, पेंटिंग वगैरह हम लोगों ने स्टार्ट कर दी, राइट, आर्ट भी यहीं से चालू हो गई, यहीं पे हम लोग ने बोलना शुरू कर दिया, लैंग्वेज वगैरह चालू हो गई, या तो ऐसे हम लोग इवॉल्व होते गए। और इस समय क्या चल रहा था, इस समय आइस एज चल रही थी, ठंड का माहौल था, राइट। लेकिन फिर एक दौर आया लगभग 10,000 BC पे, एक मूवी भी आई थी 10,000 BC, क्योंकि 10,000 क्या है कि 10,000 में बदलाव हो रहा है। अभी तक बहुत ठंड थी, लेकिन 10,000 BC पे या 11,700 साल पहले 10,000 BC पे क्या हो रहा है कि अब जो है ये ठंडी जा रही है, मौसम चेंज हो रहा है। तो यहां से शुरू होता है आपका एक होलोसीन एपॉक और यहां से बेसिकली क्लाइमेट वार्म होने लगता है, राइट। यहां से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वार्म हो रहा है। अब जब वार्म हो रहा है, जब क्लाइमेट बदलेगा, मौसम बदलेगा, तो जो सारे पेड़ पौधे वो भी बदल जाएंगे। इनफैक्ट पेड़ पौधे आने लगेंगे तो अब हरियाली होने लगेगी, बहुत सारे पेड़ पौधे आ जाएंगे। पहले बर्फ जमी हुई थी, राइट है ना। तो हाँ, तो अब जब पेड़ पौधे आ रहे हैं तो जानवर चेंज हो रहे हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी भी चेंज होगी, हमारे टूल्स भी चेंज होंगे, राइट। तो अब हम छोटा टूल इस्तेमाल करेंगे, राइट, छोटा सा टूल जिसमें ऐसे जो है डंडा लगा दें, छोटा सा टूल हो उसमें ऐसे डंडा लगा दें, एरो बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे मान लो हमें खरगोश मारना है तो हम जो है मार सकते हैं, क्योंकि खरगोश के पीछे दौड़ के मारना थोड़ा मुश्किल होगा। हिरन जा रहा है, हम लोग शिकार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां से चालू हुई और ये जो नया टूल आया है दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोलिथिक, राइट है ना,
माइक्रोलिथ टूल्स आएंगे। राइट, बस यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि अब तक हम लोग हंटिंग कर रहे थे, हंटिंग, फूड गैदरिंग, तो ये तो हम लोग करते रहेंगे, बट यहां पे क्योंकि अब जानवर बहुत सारे आ गए हैं तो हम लोग पशुपालन चालू करेंगे, डोमेस्टिकेशन चालू करेंगे। डोमेस्टिकेशन, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहीं से चालू हो रहा है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कि हाँ भाई जो है अगर हमें लेट से डॉग मिल गया, कुत्ता मिल गया तो हम लोगों ने उसे पाल लिया। राइट, हमें शीप मिल गया तो हम लोगों ने उसे पाल लिया, गोट मिल गया उसको पाल लिया। राइट, है ना, कोई और ऐसा जानवर मिल गया तो उसको पाल लिया। तो अब खाने में थोड़ा सा हमें आसानी हो गई है। पहले हम लोग सिर्फ हंटिंग करके ढूंढ के खा रहे थे, लेकिन अपने पास अब जो है जानवर बंधा हुआ है, जरूरत पड़ने पर खाया जा सकता है। यस, प्लस देन एक टाइम आएगा जब हम लोग क्या फिगर आउट कर लेंगे, एग्रीकल्चर फिगर आउट कर लेंगे। एग्रीकल्चर, अब इस एरा को कहा गया है नियोलिथिक, नया पाषाण काल, एकदम नया नया, क्या मजा हुआ है। राइट, है ना, सही हो गया है कि हाँ एग्रीकल्चर। अब तक हम लोग भटक रहे थे, राइट ना, कि फूड कंज्यूमर हुआ करते थे, अब हम लोग फूड जो है प्रोड्यूसर बन चुके हैं। तो यहां से कहानी चेंज होगी। यस, यहां से कहानी चेंज होगी, हम लोग मटका उटका बनाने लग जाएंगे। राइट ना, तो इसी में पॉटरी वगैरह आने लगेगी या पॉटरी वगैरह का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। इसी के साथ साथ अब हम लोग रहने लगेंगे, सेटलमेंट, पहले भटकते रहते थे लेकिन अब जो है हम लोग बसने लगेंगे। ट्राइब्स का डेवलपमेंट होने लगेगा यहीं पे। राइट ना, तो ट्राइब्स वगैरह का डेवलपमेंट होने लगेगा। तो ऐसा काफी टाइम चलेगा, लेकिन फिर एक दौर बीच में ऐसा भी आएगा जहां पे हम लोग कॉपर भी फिगर आउट कर देंगे। राइट, कॉपर प्लस स्टोन, चाकोलिथिक एज। तो रफली अराउंड 4000 बीसी के आसपास कुछ जगह पर। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, मान लेते हैं लेट से इंडिया में जो है एक साइट है मेहरगढ़, जो कि नियोलिथिक की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और ये जो मेहरगढ़ साइट है, ये धीरे धीरे यहां से आप कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये भारत भर में होने लग गया। भारत में बहुत जगह पे होने लग गया। फिर कुछ जगह ऐसी थी जिसके पास कॉपर भी आ गया। अभी हर जगह नहीं हुआ, बट कुछ जगह ऐसी थी जहां पे कॉपर का भी इस्तेमाल होने लगा। तो सेम टाइम फ्रेम में हो सकता है कि नियोलिथिक हो सकता है सेम टाइम फ्रेम में चाकोलिथिक हो। राइट, तो हाँ, तो ये चलेगा। यस, प्लस इसी बीच में एक ऐसा दौर भी आएगा जहां पर स्टैब्लिश होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक दौर होगा कि हाँ ये इंडस वैली सिविलाइजेशन राइज करेगी, फिर इसका मैच्योर फेज आएगा। राइट ना, फिर इसका जो है डिक्लाइन फेज आएगा। राइट ना, तो हाँ, तो ये भी इसी दौर में हो रहा है, ये भी इसी दौर में हो रहा है। तो इसी दौर में इस एरिया में क्या चालू हो जाएगा, वी हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो एक समय में देखो, यही समझने वाली बात है कि एक ही समय में क्या हो रहा है कि कहीं पर नियोलिथिक है, राइट ना, कि कहीं नियोलिथिक है, कहीं पर चाकोलिथिक है पिंक वाला, और कहीं पे क्या शुरू हो चुका है, कहीं पे सिविलाइजेशन आ गया है। अब सिविलाइजेशन शहर है, अर्बन है, या तो कहानी चेंज हो रही है। अब वापस समझो, ऐसा देखो, अभी अगेन जो है हम ऐसा कहानी में नहीं जा रहे एग्जैक्टली, राइट ना, हम ओवरऑल एक ब्रॉड व्यू ले रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे बढ़ा। तो एक दौर ऐसा था जब बहुत ठंड पड़ रही थी और हम किसी तरह खाने का जुगाड़ कर रहे थे, हंटिंग, फूड गैदरिंग, राइट, किसी स्टोन टूल से बना के काम चला रहे थे। लेकिन फिर मौसम बदला, हमारी आदतें बदली, हम लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करने लगे। फिर जो है कहानी तब बदल गई जब हमने एग्रीकल्चर फिगर आउट कर दिया। राइट, नियोलिथिक एज में रफली 6000 के आसपास, तो 6000 बीसी में हमने एग्रीकल्चर फिगर आउट किया। यहीं पे हम लोग बहुत सारी चीजें बनाने लग गए। फिर एक दौर आया, कहीं कहीं पे हमने कॉपर फिगर आउट कर दिया, चाकोलिथिक एज हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि यहां पे रूरल कम्युनिटीज फॉर्म हुई। ये भी गांव ही है, बट इस गांव में कॉपर भी है। और इसी के पैरेलल हम देख रहे हैं कि हाँ एक सिविलाइजेशन भी आया है, विच इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो दौर है, ये जो पूरी कहानी मैंने आपसे गढ़ी, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि हाँ जो साइट्स हैं इन चाकोलिथिक, साइट्स ऑफ नियोलिथिक, और वो भी सारी साइट्स नहीं, इंपॉर्टेंट साइट्स, उतना ही पढ़ना है। ये सब यूपीएससी, पीछे वाला यूपीएससी नहीं पूछ रहा है। राइट, मैं शुरू से शुरू करूंगा, बट दिस इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ, शुरू से हम लोग कहां से आए। राइट, बट दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि एक आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट हो जाए। लेकिन हम लोग डीप ड्वेल किस में करेंगे?
हम लोग डीप ड्वेल करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। डीप में आपको समझाऊंगा यहाँ की साइट की कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि यूपीएससी में पूछा जाएगा। कहानी में आपको पूरी सुनाऊंगा, राइट है ना, जो है सारा अभी तो हमने खाली एक ब्रॉड डिस्कशन किया है, लेकिन जो है उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग थोड़ा सा डीप जाएंगे, वहां भी देखेंगे कौन सी साइट्स हैं, किस तरह के टूल्स हैं, डिफरेंसेस टूल्स में क्या है, कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, राइट है ना, कि हाँ जो है एक्यूलियन टूल्स क्या होते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग यहां भी करेंगे, बट अगेन फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू अपना मेजर फोकस एंड में इन तीनों चीजों पे आ जाएगा। नाउ हजार्स के, या आप ऐसा कहिए कि 1500 से ही यही इसी पॉइंट से शुरू होता है वैदिक एरा। नाउ अगेन जैसा कि मैं कह रहा था कि टाइमलाइन से यही सारा ज्ञान क्या होगा, बाइफरकेट हो जाएगा। आप इस इवोल्यूशन को देख पाएंगे कि हाँ ये धीरे धीरे कैसा बढ़ रहा है। आगे जाके यही टाइमलाइन रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगी कि हाँ आप आसानी से इसको रिवाइज कर पाएंगे। खैर सुनाओ, तो अब इसके बाद जो है, इसके बाद अपना शुरू होता है वैदिक एरा कि आर्यंस आए थे, राइट ना। तो आर्यंस की एंट्री होती है रफली अराउंड 1500 BCE। तो आर्यंस, अब आर्यंस जब इनिशियली आए तो ये सारी क्या है, ये ट्राइब्स हैं, राइट। और इनिशियली ये लोग क्या है, चरवाहे हैं, भटकते हुए आ रहे हैं सेंट्रल एशिया से। तो दे वर इनटू नोमैडिक पेस्ट्रोलिज्म। तो अकॉर्डिंगली उनकी सोसाइटी की हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाँ इकोनॉमी वगैरह कैसी है। बट हाँ, तो दिस इज मोर लाइक यू कैन से नोमैडिक पेस्टोरल सोसाइटी, राइट है ना। यहाँ पे थोड़ी पैट्रियार्की हमको देखने को मिलेगी, वर्ण सिस्टम की शुरुआत यहीं से हो रही है, राइट है ना। प्लस ट्राइबल पॉलिटी हमको देखने को मिलेगी। यहाँ पे पोजीशन ऑफ राजन देखने को मिलेगी कि यहाँ भी एक राजन होता है, राजा, जो कि उतना स्ट्रॉन्ग राजा नहीं है। और फिर रफली, अच्छा यहाँ पर सिर्फ एक ही वेद लिखा गया है जो कि है ऋग्वेदा, है ना, ऋग्वेद लिखा गया है खाली। प्लस जब इसके आगे हम बढ़ते हैं, 1000 के आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 3 वेद और लिखे गए हैं। यहाँ पर जो है ब्रह्मनास लिखे गए हैं, यहाँ पर अरण्यकाश लिखे गए हैं, और यहीं पर उपनिषद भी लिखे गए हैं। तो ये सारा डेवलपमेंट लेटर वैदिक एरा में हो रहा है, प्लस जो राजा की पोजीशन है ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। तो अब कहानी धीरे धीरे चेंज हो रही है। एक वक्त आएगा कि जब ये चरवाहे हुआ करते थे, तो रफली 1000 के बाद द सोसाइटी विल स्विच इनटू एग्रीकल्चर, खेती करना चालू करेंगे। 800 के आसपास वी हैव रफली एट 800 वी हैव आयरन आने से जिंदगी बदल जाएगी। देखो एग्रीकल्चर से तो बदलती है, तो पता है हमें, बट आयरन आने से भी जिंदगी बदल जाएगी। पहली बात युद्ध में बहुत मदद करेगा, राइट ना, कि जो ट्राइब डोमिनेंट है वो ट्राइब जीतने लगेगी, और जीतने लगेगी तो एक्सपैंड करने लगेगी, तो जो है तगड़ी ग्रोथ होगी उस ट्राइब की। यस। दूसरा, लोहे आने से जो आपका हल है, प्लॉ है, अब वो लोहे का प्लॉ हो जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, वो और डीप काटेगा जमीन में जाके, तो उससे क्या होगा कि खेती भी जो है बढ़िया होने लगेगी। देन इसके अलावा जो है, अब जो लोहे की कुल्हाड़ी बनेगी उससे जंगल क्लियर करना आसान है। तो जो है लेटर वैदिक एरा में जंगल वंगल काट के बसने लगेंगे। तो अर्ली वैदिक एरा तक आर्यंस जो थे वो इस इलाके में थे, राइट, सप्त सिंधु रीजन में थे। राइट, ये आए थे सेंट्रल एशिया से, एज पर द थ्योरी सेंट्रल एशिया से आए थे। तो रफली 1500 से जो 1000 का दौर है उसमें ये लोग यहां पे रह रहे थे, लेकिन 1000 से जो है धीरे धीरे हम देखेंगे कि गंगा वाला जो गैंजेटिक प्लेन जो है, राइट, इसमें जो है मूवमेंट हो जाएगा, है ना। पूरा यहां तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हाँ जो है इसमें यहां पे मूवमेंट हो जाएगा, जिसमें यूपी बस जाएगा, राइट है ना, वेस्टर्न यूपी बस जाएगा, प्लस थोड़ा बिहार में एंट्री हो जाएगी, मगध साइड पहुंच जाएंगे, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे आपके क्या क्रिएट होने लगेंगे, छोटे छोटे आपके जो है ऐसे जनपद क्रिएट होने लगेंगे, राइट। तो दिस इज दैट स्पॉट। और ये वाला जो जोन है वो 1000 से 500 का जोन है, 500 BC का जोन है, जिसमें राजा की पोजीशन जो है, राजन की पोजीशन अब स्ट्रांग होने लगेगी। राजन जो है अब यहां पर टैक्स वगैरह कलेक्ट करने लगेगा। हालांकि टैक्स सिस्टम नहीं आया है, लेकिन टैक्स जो है, बलि बोलते हैं, बलि, टैक्स वगैरह कलेक्ट करने लगेगा यहां पे। प्लस बहुत सारे यज्ञ करने लगेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा वो, राइट, वजपे यज्ञ। तो इस तरह के यज्ञ करके वो लोगों के ऊपर अपना शासन स्टैब्लिश करेगा। तो धीरे धीरे राजा की पोजीशन जो है यहां पर क्या हो रही है, जो स्ट्रांग हो रही है। तो दैट इज द रीजन आई से कि दिस इज अ ट्रांजिशन जोन, कि हाँ जब हम लोग 500 BC के आसपास महाजनपदा से पहुंचेंगे, राइट ना, महाजनपदा, तो यहां पे प्रॉपर स्टेट्स दिखाई देंगे।
यहां पे हमको 16 महाजनपदा यानी प्रॉपर 16 स्टेट्स दिखाई देंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम है मगध, राइट ना। फिर उसमें है अवंती, उसमें है कोशाला, उसमें है चंपा, राइट। तो वी रियलाइज बेसिकली अंग, तो वी रियलाइज कि हाँ जो है इस तरह के स्टेट्स यहां पर क्रिएट होने लग रहे हैं, यहां पे ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो गया है ना। तो ये सारी कहानियां हमको यहां पे दिखाई देंगी और यहीं पे एक हम डिस्कशन करेंगे विच इज राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध, कि मगध किस तरीके से ग्रो हुआ, राइट ना। कि यहीं पे आपको जानना है कि हाँ मगध किस तरीके से ग्रो हुआ। तो इन सब में जो है मगध जो है धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा। जैसे बिंबिसारा का जो है यू कैन से बड़ा रोल है, अजातशत्रु का बड़ा रोल है, फिर शिशुनाग डायनेस्टी आएगी और फिर आएंगे महापद्मनंदा। तो महापद्मनंदा जो है मगध को उठा के, राइट ना, कि हाँ ये पूरा जो इलाका है महापद्मनंदा इस पूरे इलाके को मगधमय कर देंगे, ये पूरा इलाका जो है मगधमय हो जाएगा। ये महापद्मनंदा का कंट्रीब्यूशन है, महापद्मनंदा। या अब यहीं पे एक और बात समझने लायक है कि जब मगध का राइज हो रहा है तो बगल में राइज हो रही है एक अंपायर इंडिया के विच इज अकैमेनिड। तो इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या है, राइट ना। कि ये हमारे अंदर कुछ स्क्रिप्ट जो है ग्रो कर देंगे। एक खरोष्ठी नाम की स्क्रिप्ट है, वो अकैमेनिड की देन है। तो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अकैमेनिड की वजह से ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट आ जाएगी। प्लस यहीं पे अलेक्जेंडर भी आएगा। तो रफली यही 325 के आसपास वी हैव अलेक्जेंडर कमिंग इन। अलेक्जेंडर सबसे पहले इस अकैमेनिड अंपायर को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर इंडिया भी पहुंचेगा भाई वो, राइट ना। लेकिन हाँ इंडिया अंदर नहीं पेनिट्रेट करेगा, यहीं से वापस चला जाएगा। तो हाँ, तो क्या हमें ये सब रोचक बातें जो है जानना है? नहीं, है ना। ये सब जानना है, ठीक है, एक बार हमें पूरी हिस्ट्री देखनी है, ठीक है। लेकिन इस टाइमलाइन पे आपका ज्यादा फोकस कहां है? ज्यादा फोकस है वैदिक एरा में, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, यहां की सोसाइटी, यहां की इकोनॉमी, यहां की पॉलिटी, यहां की सोसाइटी, यहां की इकोनॉमी, यहां की पॉलिटी। ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, यस। और एक और डेवलपमेंट यहीं पर इंपॉर्टेंट है विच इज योर वैदिक लिटरेचर। ये जो लिटरेचर हमने ऊपर लिखे हैं, तो वैदिक लिटरेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने 2024 में भी वैदिक लिटरेचर से सवाल पूछा हुआ है, पहले भी सवाल आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी का फोकस इस जोन पे अच्छा खासा आ चुका है। तो विल हैव टू फोकस ऑन दिस, डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एक और डेवलपमेंट यहीं पर हो रहा है, 500 पे ही हो रहा है। यही दौर है बुद्धिज्म का और यही दौर है जैनिज्म का। ना बुद्धिज्म में लाइफ ऑफ बुद्धा इज इंपॉर्टेंट, फिलॉसफी ऑफ बुद्धा इज इंपॉर्टेंट, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म आर इंपॉर्टेंट, राइट ना। कि किस तरह से बुद्धा ने बुद्धिज्म को एस्टैब्लिश किया और फिर वो आगे जाके उसमें क्या क्या हुआ, काउंसिल्स का डेवलपमेंट, ऑल दीज थिंग्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना। तो हाँ, तो बुद्धिज्म ऑल्सो दिस इज यूपीएससी टॉप फेवरेट, राइट ना। कि टॉप मोस्ट टॉपिक अगर मैं कहूं तो वो है बुद्धिज्म, राइट। उसके बाद जैनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, बट बुद्धिज्म का तो जब तक यूपीएससी बुद्धिज्म का सवाल न बना ले उसको चैन नहीं है। तो बुद्धिज्म का सवाल तो आना ही आना है और धीरे धीरे लेवल ऑफ क्वेश्चन इन बुद्धिज्म ये राइज कर रहा है, राइट। तो यहां पे फोकस करना पड़ेगा, यहां पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो यू रियलाइज कि इसी टाइमलाइन में आपका एक ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैदिक लिटरेचर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महाजनपदा आप लाइटली पढ़ सकते हैं, हाँ भाई ठीक है, एक बार जान लिया कैसे कैसे हो रहा है, कौन कौन से नाम है, कौन कौन सी डायनेस्टीज है। लेकिन यूपीएससी इसमें से कोई बहुत ज्यादा अभी नहीं पूछ रहा है, राइट है ना। पूछ सकता है, इसलिए एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, प्लस कहानी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। छोड़ दोगे तो आगे समझ ही नहीं आएगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन फिर इसके आगे रिवीजन, बहुत डेप्थ इसमें यहां पे नहीं चाहिए महाजनपदास में। नाउ फ्रॉम हियर वी गो इनटू अनदर डिस्कशन। तो आफ्टर महाजनपदास, roughly around 325 या 320 there is a very important empire coming in which is Mauryan Empire. Now Mauryan Empire, तो Mauryan Empire नंदास को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य क्या एस्टैब्लिश करते हैं? Mauryan Empire एस्टैब्लिश करते हैं, राइट। तो उसमें पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त। और उसके बाद बिंदुसारा टेक ओवर करते हैं, बट बिंदुसारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिंदुसारा के बाद जो उनका बेटा है, राइट, अशोक, वो टेक ओवर करता है, अशोक। तो इसके बाद जो दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है दैट इज अशोक। नाउ अशोक, तो अशोक जैसा कि आपने सुना होगा कि अशोक वॉज इनटू बुद्धिज्म, तो ये कहानी चलेगी रफली 200 BCE तक। तो अशोक वॉज इनटू बुद्धिज्म, तो यहां पर अशोक जो है बुद्धिज्म ज्वाइन करेंगे,
एंड इंडिया भर में पत्थर बनाएंगे, पत्थर लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं रॉक एडिक्स। पिलर्स लगाएंगे और अपनी एक पॉलिसी बनाएंगे विच इज बेसिकली दी धम्मा, राइट, द धम्मा ऑफ अशोका। नाउ अब यूपीएससी का क्या ध्यान है, यूपीएससी इस एरा से देखो एक तो पूछता है आपके इन एडिक्स के बारे में, राइट, ये यूपीएससी के टॉप फेवरेट चीजें हैं कि हाँ ये कहाँ है वो कहाँ है। ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि चाकोलिथिक साइट्स और नियोलिथिक साइट्स की हम बात कर रहे थे, तो वैसे यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक आजकल दिख रहा है, आजकल एक नया फेवरेट शुरू हुआ है विच इज अर्थशास्त्र। तो इसी जमाने में जो है यहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे एक किताब लिखी चाणक्य ने विच इज अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में एक थ्योरी है जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं विच इज सप्तांग थ्योरी, कि राज्य कैसे किया जाए। तो यहां का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो सप्तांग थ्योरी में है, सप्तांग थ्योरी प्लस अभी रिसेंट जो सवाल पूछे गए वो स्लेवरी पे पूछे गए अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, यस। तो इस पूरी बड़ी मॉडर्न एम्पायर में जो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो इस समय अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है और दूसरा उसके पिलर एडिक्स, रॉक एडिक्स की लोकेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी कहानी जाननी है कैसे हुआ क्या हुआ समथिंग, बट दीज टू थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट जो कि यूपीएससी पूछ रहा है। तो मॉडर्न एम्पायर, अब मॉडर्न एम्पायर की खास बात यह है कि मॉडर्न एम्पायर जो बना, मॉडर्न एम्पायर, तो मगध इनकी मेन है कैपिटल, पाटलिपुत्र है, और जो है जो इनका राज्य स्टैब्लिश हुआ वो पूरे भारत पे ही हो गया है ना, ऑलमोस्ट यहां तक। तो नीचे तमिलनाडु केरला छोड़ दें तो पूरा ही स्टैब्लिश हो गया, जिसकी वजह से हुआ स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी है, थॉट प्रोसेस है, देश कैसे चलाना है, राज्य कैसे चलाना है, ये सारी चीजें जो हैं स्प्रेड होने लगी, इंडिया भर में स्प्रेड होने लगी। स्क्रिप्ट स्प्रेड हो गई, तो जगह जगह पत्थर लगा रहा था तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट दुनिया इंडिया भर में पहुंच गई, राइट है ना। बुद्धिज्म इंडिया भर में स्प्रेड हो रहा है, जैनिज्म इंडिया भर में स्प्रेड हो रहा है, एंड नॉट ओनली दिस, इवन ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण्स भी नीचे जा रहे हैं, यस। तो ब्राह्मणिज्म, तो ये सारा जो स्प्रेड हुआ है वो बेसिकली मॉडर्न कल्चर में हुआ है। इनफैक्ट ये जो कल्चरल होमोजेनिटी आपको इंडिया में दिखाई देती है कि पूरी इंडिया का ऑलमोस्ट एक जैसा कल्चर आपको जो दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स देयर इज डाइवर्सिटी, बट उस डाइवर्सिटी में जो यूनिटी दिखाई देती है, उस यूनिटी की शुरुआत कहीं ना कहीं कहां से हो गई है, मॉडर्न एम्पायर से हो गई। दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेन पर्सपेक्टिव से, राइट ना। तो हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, यस। तो यहां से हम समझेंगे कि आफ्टर दिस जो नेक्स्ट जोन हम लोग एंटर करते हैं, नेक्स्ट जोन है 200 से 300 सीई, 500 साल का जोन है। अब इसमें क्या है कि मॉडर्न एम्पायर को रिप्लेस करके आ चुके हैं यहां पर सुंगास। तो सुंगास एक छोटा सा टॉपिक है, माइनर कंट्रीब्यूशन है सुंगास का, राइट ना। सुंगास का एक कंट्रीब्यूशन है कि हाँ, उन्होंने जो सांची स्तूपा है, भरूच स्तूपा है, ये उनका कंट्रीब्यूशन है, वो सारा उन्होंने डेकोरेशन करवाया था। दूसरा यहां पे जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो यहां पे है, वो है सतवाहनास। और तीसरा, इसी समय फॉरेन से इन्वेजन हो रहे हैं, राइट ना। तो वहां पे हमारे ऊपर इन्वेड करते हैं सबसे पहले बाक्ट्रियंस, उसके बाद जो है साकाज, फिर पार्थियंस, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कुशान्स, और इसी में आते हैं कनिष्क। तो एक एक करके ये लोग जो है इन्वेट करते हैं, एक एक करके ये लोग इन्वेट करेंगे। सो नाउ अच्छा बाय द वे अनदर थिंग विच इज हैपनिंग इन दिस एरा इज कि हाँ, एकदम साउथ में आपके तमिलनाडु केरला में वी हैड संगम एज, जहां पे लोकल कल्चर डेवलप हो रहा है, छोटे छोटे राजा डेवलप हो रहे हैं। यहीं पे आपको चोला, चेरा, पांड्यास दिखाई देंगे, राइट ना। तो हाँ, तो दे आर इंपॉर्टेंट, यस दे आर इंपॉर्टेंट। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी किस पे फोकस करता है, यूपीएससी का इस समय रीसेंट फोकस संगम एज पे बहुत ज्यादा है, राइट। तो संगम एज से सवाल बन सकते हैं, यस। सतवाहना एक अच्छी डायनेस्टी है और इसी सतवाहना ने बहुत सारा केव बनवाया है। तो केव आर्किटेक्चर जो है, अजंता, एलोरा, राइट ना, देन जो है पीतल खोरा, नासिक केव, देयर आर सो मेनी केव, भाजा, करले, कनेरी, देयर आर सो मेनी केव्स, 460 केव बनवाई हैं। तो ये केव आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। मोस्टली दीज आर ऑल बुद्धिस्ट केव, सब बुद्धिज्म से रिलेटेड है, राइट ना। तो हाँ, तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है सतवाहनास का, तो वो आप थोड़ा पढ़ सकते हो, बट अगेन लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं। संगम थोड़ा सा डिटेल में, छोटा सा टॉपिक है, डिटेल में पढ़ना चाहिए, राइट। सिमिलरली सुंगास ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। बाक्ट्रियंस आर इंपॉर्टेंट एंड कुशानास आर इंपॉर्टेंट।
इन जनरल ये टॉपिक, ये एरा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट है ना। यूपीएससी ऐसा बहुत ज्यादा इससे नहीं पूछ रहा, बट क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही हैं और स्पेशली संगम है यहाँ पे, तो संगम की वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रीड करता है। उसमें भी हर चीज पे फोकस नहीं करना, बहुत कुछ है भाई इसमें, तो एक बार पूरा पढ़ेंगे हम लोग, राइट है ना, पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी अपना ज्यादा फोकस जो संगम एज पे रहेगा और कनिष्का पे रहेगा, राइट ना। सतवाहनास बाय द वे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टोरी के लिए, लेकिन हाँ आपको जो रिवाइज करना है बार बार वो जो है संगम एज और कुछ कनिष्का को रिवाइज करना है। ऐसा मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं बाय द वे, ये मत समझ लेना कि हाँ जो है अभिषेक सर पढ़ाएंगे तो हाँ वो वाला टॉपिक छोड़ देंगे, मैं कुछ नहीं छोड़ता, राइट है ना। भले उसे अगर जरूरत कम है तो हम लाइटली डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल मैं चाहता हूं कि एक बार पूरी हिस्ट्री आप देख लो, राइट ना। उसके बाद हम पिक एंड चूज कर सकते हैं, राइट ना। जहां पे ज्यादा डीप पढ़ना, अर्थशास्त्र सप्तांग थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, पढ़ाऊंगा भाई, राइट ना, पढ़ेंगे हम लोग। खैर चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरू होती है आपकी गुप्ता एम्पायर। तो 300 टू रफली 600 कह सकते हैं कि इट इज गुप्ता एम्पायर। ये इंडिया का गोल्डन एज माना गया है, राइट है ना, गोल्डन एज। तो इनका जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल लिटरेचर, फॉर एग्जांपल यहीं से टेंपल आर्किटेक्चर चालू हो रहा है, राइट है ना। देन जो है इनका जो है यहीं पे समुद्रगुप्ता हैं, समुद्रा है, चंद्रा 2 हैं, या तो ओवरऑल गुप्ता जो है, गुप्ता बिकॉज दिस इज द गोल्डन एज, दिस इज पीक ऑफ आवर कल्चर। तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्टैंड हमको दिखाई देगा कि गुप्ता से सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे इनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन सवाल पूछे जा सकते हैं, इनके डायनेस्टी कंट्रीब्यूशन से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से विल स्टडी दिस एंड टू एंड और विल अंडरस्टैंड कि हाँ ये कहानी किस तरह आगे बढ़ रही है, राइट। तो गुप्ता हम पूरा ही डिस्कशन करेंगे, इसमें मैं ऐसा बाइफरकेट नहीं करना चाहूंगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पर ब्राह्मणिज्म का राइज भी हो रहा है, जो हिंदू रिलीजन है टेक्निकली, तो ब्राह्मणिज्म का राइज हो रहा है गुप्ता पीरियड में। यस, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि गुप्ता पीरियड में हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ की सोसाइटी, यहाँ का रिलीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा है, राइट है ना। यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की पॉलिटी, सब कुछ एज सच इंपॉर्टेंट है, राइट है ना। यहाँ के जो है इकोनॉमी से भी, या फिर आप ऐसा कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन से रेवेन्यू रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, राइट है ना। कि हाँ द्रोणवाप क्या है ना, ऐसा करके सवाल पूछा है, व्हाट इज द्रोणवापा। तो हाँ, तो काफी सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। इसमें हम लोग कुछ बहुत भेदभाव नहीं करेंगे, 300 से 600 में है ना, 2 क्लास की कहानी है ये, पूरा डिटेल में गुप्ता एम्पायर हम लोग एनालाइज करेंगे। देन आफ्टर गुप्ता, दिस इज लाइक ऑलमोस्ट द एंड ऑफ एंशिएंट इंडिया। कई किताबों में एंशिएंट इंडिया यहीं पे एंड हो जाती है, कई किताबों में जो है एंशिएंट इंडिया के आगे 600 से 750 भी जाते हैं, राइट है ना। अभी के लिए डिस्कशन के लिए हम लोग से 600 पे छोड़ते हैं कि हाँ एंशिएंट इंडिया हम लोग 600 तक पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर पे कंक्लूड करेंगे और तुरंत ही स्टार्ट करेंगे व्हाट, मेडिवल इंडिया। नो, मेडिवल इंडिया। अब मेडिवल इंडिया क्या है कि गुप्ता एम्पायर एक आखिरी सबसे बड़ी एम्पायर थी, राइट है ना। गुप्ता एम्पायर अगर आप देखो तो गुप्ता एम्पायर यहां बना रहा हूं, तो गुप्ता एम्पायर ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करता है और प्लस इवन साउथ इंडिया तक अप्रोच करता है। दिस इज गुप्ता एम्पायर। तो आखिरी इतनी बड़ी एम्पायर हमको देखने को मिली है वो है गुप्ता एम्पायर। तो इसलिए भी गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कल्चरल डेवलपमेंट की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ इन मेडिवल इंडिया, नाउ लेट्स कम टू मेडिवल इंडिया कि मेडिवल इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है। तो मेडिवल इंडिया, तो आफ्टर गुप्तास इसको हम बांटेंगे, तो आफ्टर गुप्ता बेसिकली हम देख सकते हैं कि मेडिवल इंडिया में 3 स्टेप हैं। एक है अर्ली मेडिवल, कि गुप्तास के जाने के बाद जो पीक था वो किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, राइट है, कि किस तरीके से जो एम्पायर, इतनी बड़ी एम्पायर अभी हम लोगों ने देखी, वो पहले छोटी हुई, फिर और छोटे पार्ट से बढ़ गई, फिर छोटे छोटे पार्ट से बढ़ गई, और ये जब छोटे छोटे पार्ट से बढ़ जाएगी तो एंट्री होगी दिल्ली सल्तनत की। तो ये जो 600 पे हमने छोड़ा, 600 से 1200, ये बेसिकली कहा जाता है अर्ली मेडिवल एरा। इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज हैं, बहुत सारा फैक्ट है इसमें। प्लस 1200 से 1500 क्या है, एक कहानी चलेगी 300 साल, वो है दिल्ली सल्तनत की। 1500 से 1707 क्या है, वी हैव मुगल एम्पायर, एक कहानी चलेगी 200 साल, राइट। हाँ, तो ये डेवलपमेंट एक 3 स्टेप में आप मेडिवल को पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेडिवल थोड़ा सा। तो मेडिवल को मैं 3 पार्ट में बांटूंगा। एक हम बात करेंगे 600 से 750, जिसे मैं कहता हूं ए जोन। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका आफ्टर गुप्तास, इसको अलग बनाते हैं। तो अगर ए जोन हम देखें तो गुप्ता एम्पायर के बाद पहली बात तो वी हैव नर्मदा नदी के ऊपर वी हैव हर्षवर्धन, आखिरी बड़ा हिंदू राजा कहा गया है हर्षवर्धन।
देन नीचे हैं बादामी चालुक्यास, और फिर कांची पे हैं आपके पल्लवास। ये 3 लोग, तो ये 3 लोग इस जोन में 600 से 750 के जोन में एग्जिस्ट करते हैं, राइट है ना। तो 3 लोग तो पूरा 150 साल ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं लोग। इनफैक्ट पल्लवास तो आगे कवर कर रहे हैं, 900 तक जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 850 तक जा रहे हैं। तो हर्षवर्धन, बादामी चालुक्यास एंड पल्लवास। नाउ हर्षवर्धन आखिरी हिंदू राजा है, बट आखिरी बड़ा हिंदू राजा है, बट हर्षवर्धन से यूपीएससी ने बहुत सवाल नहीं पूछे, राइट। और हर्षा का जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए फोकस जो है, राइट ना, कि हर्षवर्धन के टाइम में भी है हुइनसांग, राइट। एक चाइनीज ट्रैवलर आ रहे हैं हुइनसांग, राइट। तो हुइनसांग आ रहे हैं, तो ही इज इंपॉर्टेंट, इनका व्यू इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन के टाइम में हल्का फुल्का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, बट राइट कर्सरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हर्षवर्धन इज गुड इनफ। बादामी चालुक्यास, अगेन इसमें पुलकेशिन है जो हर्षवर्धन को हरा देते हैं पुलकेशिन 2, या तो पुलकेशिन 2, तो पुलकेशिन 2 के बारे में थोड़ा सा जानना है हमको, प्लस पढ़ेंगे तो अगेन एंड टू एंड किसने बनाया, कैसे बनाया, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य एटसेट्रा सारी चीजें पढ़ेंगे, बट स्टिल ज्यादा फोकस हमारा जो होना चाहिए वो पुलकेशिन 2 पे होना चाहिए। और बादामी चालुक्यास का जो कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर पे, कंट्रीब्यूशन जो है आपका आर्किटेक्चर में, या आर्किटेक्चर। बट अगेन दिस इज नॉट, जैसा कि हर्षवर्धन के बारे में मैंने कहा, बादामी चालुक्यास इज ऑल्सो नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनफैक्ट थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, मेडिवल इटसेल्फ, राइट। जो मेडिवल हम बात कर रहे हैं, मेडिवल से प्रीलिम्स में कोई एक आध सवाल आएगा, 1 या 2, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट जगह से सवाल आने वाले हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हमें जो समय है वो मेडिवल पे बचाना होगा। मेडिवल पे हम लोग बहुत डीप रटने बैठ गए हैं, समथिंग सारे राजा के राजा पढ़ लिए हैं, इतना हमको जो है टाइम इस पर नहीं देना है। वी विल हैव टू एंश्योर कि हाँ जो है हम सारी चीजें एक बार देखे रहे और एक अपने पास माइंड मैप रहे जिसमें हम लोग ये सारी चीजें जल्दी जल्दी रिवाइज कर सके। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ रोज पढ़ना है या रट लेना है समथिंग, इतना टाइम मेडिवल पे इन्वेस्ट नहीं करना है। 1-2 सवाल प्रीलिम्स में देगा ये, राइट। हो सकता है 1 ही सवाल प्रीलिम्स में दे और 1 सवाल कुछ इसमें जो है मेंस में आ जाएगा। नाउ अगेन कमिंग बैक, तो जो है तो बादामी चालुक्यास, तो जैसे मैंने कहा कि ए जोन है ना, कर्सरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए जोन इज गुड इनफ, राइट। इससे ज्यादा इसमें जो है टाइम नहीं देना। ए जोन में इंपॉर्टेंट बाय द वे कौन हो जाता है, ए जोन में कुछ हद तक जो इंपॉर्टेंट है वो है पल्लवास। पल्लवास का जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पल्लवास आर द वन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में, राइट ना। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यहां से चालू हुआ। तो जैसे गुप्तास ने नगरा चालू किया था, टेम्पल चालू किया था, वैसे ही पल्लवास ने द्रविडियन चालू किया है। तो एक नया स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आ रहा है। यहाँ पे महेंद्र वर्मन है, यहाँ पे नरसिम्हा वर्मन है, सो बड़े बड़े लोग हैं। तो दैट इज द रीजन कि आर्किटेक्चर की वजह से पल्लवा कॉन्ट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ध्यान देने लायक है, ये जो है ध्यान देने लायक है, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस में सब पूछेगा। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास, राइट, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। कमिंग बैक, सो हाँ, तो ये ए जोन हो गया। बी जोन में 750 से लेकर 1000, तो 750 से लेकर 1000 में तो अब ये क्या डेवलपमेंट होगा कि नॉर्थ इंडिया में, सॉरी डेक्कन में वी विल हैव राष्ट्रकूटास, यहां पे बंगाल बिहार साइड वी हैव पालास एंड दिस साइड वी हैव गुर्जर प्रतिहारास। ये 3 लोगों की कहानी है। तो अगली जो कहानी वो इन 3 लोगों की है, 750 से 1000 के बीच में इन 3 लोगों की कहानी है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। सॉरी, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इसको बोलते हैं क्योंकि तीनों लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास, ये इन 3 लोगों की कहानी है, राइट है ना। अब अगेन यूपीएससी क्या बहुत ज्यादा यहां से पूछ रहा है? नहीं, लेकिन पास्ट में पालास से एक मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ना, विच मेक्स कि हाँ थोड़ा सा इसको देखे रहेंगे। तो पालास का कंट्रीब्यूशन इन बुद्धिज्म ये देखे रहेंगे, और कर्सरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कौन से इंपॉर्टेंट राजा हैं, किससे लड़ाई कर रहे हैं, दैट्स इट, राइट। इससे ज्यादा इसमें हम लोग लड़ाई में एकदम नहीं घुसेंगे कि हाँ भाई तुमने किसको मारा, इतना हम लोग जो है इसमें नहीं घुसेंगे। जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो बैटल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज हैं, राइट, उनकी बातें हम लोग इसमें करेंगे। तो ये कहानी भी हमारे लिए काफी सिंपल हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ डायनेस्टीज बढ़ने लगेंगी, नंबर ऑफ किंग्स बढ़ने लगेंगे, तो यूपीएससी कहता है कि खाली फाउंडर जानना हो, इंपॉर्टेंट लोग को जान के चले आओ, उससे ज्यादा जो है इसमें आप लोग रिसर्च मत करो। हालांकि अगेन मैं पढ़ाऊंगा, बट स्टिल हम ज्यादा फोकस उन्हीं पे करेंगे जिन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया, राइट। तो ये तीनों की कहानी है, दिस इज बी जोन। और बी जोन में ही एक इंपॉर्टेंट कहानी शुरू होती है, विच इज चोलास।
तो यहीं से पल्लवास को हरा के चोलास की एंट्री होती है, तो वी हैव चोलास। चोलास आर इंपॉर्टेंट, राइट है ना, चोलास आर इंपॉर्टेंट बिकॉज कि हाँ इनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन, तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया है बृहदेश्वर, तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन, तो हाँ तो द्रविडियन को पीक पे ले जाने का जो काम किया है, या तो जो द्रविडियन को पीक पे ले जाने का काम किया चोलास ने किया है, राइट। इनके टाइम में नटराज बन रहे हैं, है ना, उनकी मूर्तियां बन रही हैं, ब्रोंज की मूर्तियां बन रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इनके टाइम में इन्होंने इंडोनेशिया पे अटैक किया है, तो इनका इंपीरियलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका पे अटैक किया है, राइट। इनकी नेवी बहुत बढ़िया है। तो चोलास में राजा है राजा 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 और उनका बेटा राजेंद्र, इन दोनों लोगों ने मचा दिया है, एंड दैट इज द रीजन कि दिस चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हाँ तो चोलास, तो यूपीएससी मेन से पूछ रहा है, अभी 2024 से पूछ रहा था, राइट। हाँ तो चोलास इज इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोग चोलास पे जरूर ध्यान देंगे, तो चोलास पे फोकस करना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है ना। बाकी चीजें अभी हमारी ओवरऑल लाइटली चल रही है, तो आप नोटिस करो कि संगम के बाद पल्लवास और पल्लवास के बाद चोलास। यूपीएससी का फोकस कहीं ना कहीं साउथ इंडिया पे है, साउथ इंडिया से वो एक आध सवाल कुछ ना कुछ पूछेगा ही पूछेगा, राइट ना। दैट इज द रीजन कि हाँ ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू सी जोन विच इज एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो सी बोले तो कॉन्फ्लिक्ट, कि कॉन्फ्लिक्ट का जोन है। अब ये वो जोन है, अब यहां पे हम थोड़ा सा समझें कि ये वो जोन है जहां पर अब जो है नीचे चोलास अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट है ना, प्लस जो है यहां पर वेस्टर्न चालुक्यास आ चुके हैं, जिसमें एक दो राजा इंपॉर्टेंट है जैसे विक्रम सिक्स्थ, वेस्टर्न चालुक्यास। एंड ऊपर की जो पॉलिटी है जहां पे अभी हम बात कर रहे थे कि गुर्जर प्रतिहारास एग्जिस्ट करते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट में टूट गई है, राइट। तो नाउ व्हाट वी हैव इज कि तो नाउ व्हाट वी हैव इज कि छोटे छोटे राजपूत स्टेट्स हैं, जैसे कि चौहान, जैसे कि गढ़वालास कन्नौज पे, जैसे कि खजुराहो साइड में वी हैव चंडेलास, एंड देन वी हैव सोलंकीज हियर इन गुजरात। तो अभी फ्रैगमेंटेशन हो गया, छोटे छोटे पार्ट में जो है क्या है कि हाँ ये स्टेट्स टूट गए हैं, राइट। तो फ्रैगमेंटेशन हो गया है, फ्रैगमेंटेशन हो चुका है, और इस फ्रैगमेंटेशन की वजह से पड़ोसी का हमारे ऊपर अटैक करना आसान हो चुका है, राइट। तो इसी फ्रैगमेंटेशन की वजह से मोहम्मद गौरी इसी चीज का फायदा उठाएगा, मोहम्मद गौरी, एंड 1192 में, एक बार 1191 में हारेगा, 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हरा के वो यहीं पे अपना राज्य स्टैब्लिश कर लेगा। तो ये जो सी जोन इज अबाउट राजपूत। नाउ अगेन राजपूत, जैसा कि मैंने कहा कि दीज आर स्मॉल स्टेट्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट फाउंडर्स, राइट है ना, इंपॉर्टेंट किंग्स, और जो एक कंट्रीब्यूशन है लाइटली वो देख रहा है हमको, राइट ना। ऐसा बहुत हमें रिसर्च नहीं करना है, अंडरस्टैंड कि हाँ जो बड़ी अंपायर्स होती है उनका इंपैक्ट भी बड़ा होता है, तो हिस्ट्री में उनको ज्यादा पढ़ना होता है। जो छोटी किंगडम्स होती हैं उनको हिस्ट्री में कम पढ़ना होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राइट। ऐसा नहीं है कि हमें कोई ऐसा भेदभाव है कि नहीं वो ज्यादा बड़ा नाम है, राइट, ही वाज अ हीरो। हाँ तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि हाँ जो है फोक वाइज डेफिनेटली ही माइट बी अ हीरो, लेकिन जो डायनेस्टी जो ज्यादा बड़ी होगी, एरिया जो ज्यादा बड़ा होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस वील्ड करेगा, जो ज्यादा समय तक रूल करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंस वील्ड करेगा, राइट। यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि देयर इज फ्रैगमेंटेशन। तो आई अंडरस्टैंड दैट राजपूत सेगमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दीज आर स्मॉल स्टोरीज, तो हाँ तो और एक और बात कि जब वो छोटी किंगडम होती है तो उसके ऊपर रिटेल लिटरेचर भी उतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट सोर्सेज, हिस्ट्री इज नॉट अबाउट कि हम इमोशनल हैं, हमें जानना है लेकिन हमें नहीं पता है तो क्या किया जाए, राइट। हाँ तो यहां पे हमारा फोकस कम रहेगा, इस एरा में हमारा फोकस थोड़ा सा कम रहेगा। वी शुड बी फोकस्ड ऑन द फाउंडर्स एंड द हीरोज, राइट है ना, कि हाँ जो भी हीरोज हैं, जो भी फाउंडर्स हैं, डेफिनेटली जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे, राइट है ना। तो यस, बट ओवरऑल यूपीएससी का जो यू कैन से रुझान है इस साइड में, इस जोन में कंपैरेटिवली कम है। उसका जो भी सवाल आए वो जो है फाउंडर्स वगैरह से उन्होंने सवाल पूछे। नाउ आफ्टर दिस, तो जैसा कि मैंने कहा कि घौरी यहां पर आएगा और एस्टैब्लिश होगी एक अंपायर विच इज दिल्ली सल्तनत। तो अब ये 1206 से, एक्चुअली 1206 से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत, या दिल्ली सल्तनत। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत भी कोई एक कहानी नहीं है। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज हैं। पहले स्लेव डायनेस्टी है, उसमें कुतुबुद्दीन है, इल्तुतमिश है, रजिया है, बलबन है। अब इसमें और भी लोग हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है हमारे लिए? 3 इंपॉर्टेंट है, कुतुब, और कुतुब भी छोटी सी कहानी है, इल्तुतमिश और बलबन, ये 2 लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का जो है यू कैन से इकोनॉमी, यहाँ की सोसाइटी, ये सारी चीजें हमारे लिए मैटर करेंगी, इनकी पॉलिसीज हमारे लिए मैटर करेंगी। तो ये यूपीएससी सवाल भी पूछ रहा है बाय द वे, तो इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाँ, तो स्लेव डायनेस्टी। दूसरा एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो दूसरी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है वो है खिलजी, है ना, खली बली आपने देखा है, राइट, है ना, पद्मावत में। तो हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी, तो ही इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एंड अदर देन दैट फिर तुगलक डायनेस्टी आएगी, तो 1320 से वी हैव तुगलक डायनेस्टी। तो यहां पे मोहम्मद बिन तुगलक, राइट, ना, ही बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने रायता फैलाया है। मोहम्मद बिन तुगलक जो अब तक चीजें ग्रो कर रही थी यहां तक, मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से एकदम से डिक्लाइन होने लग जाएगा, या एकदम से डिक्लाइन होने लग जाएगा। यहीं पे जो अब तक एक दिल्ली सल्तनत जो अच्छा खासा फॉर्म हो गई थी, राइट ना, ऑलमोस्ट पूरे भारत पे राज्य हो गया था, अब जो है ये छोटे छोटे पार्ट में टूटेगी। तो यहां पे एक पार्ट निकलेगा विच इज बहमानी, और नीचे एक राज्य क्रिएट होगा विच इज विजयनगर अंपायर। यूपीएससी का वन ऑफ द टॉप मोस्ट फेवरेट टॉपिक इज विजयनगर अंपायर। तो मेडिवल में एक यूपीएससी का फोकस चोलास पे है, सबसे ज्यादा फोकस विजयनगर अंपायर पे है, और उसके बाद एक टोटल दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना। तो हाँ, तो इस पे ध्यान देना होगा, इस पे ध्यान देना होगा, विजयनगर अंपायर हमें समझना होगा। आफ्टर दैट ये दोनों डायनेस्टी ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती, ना ही सैयद ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, ना ही लोधीज ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होती है एक नई कहानी। बाबर अटैक करेगा 1526 में, है ना, पानीपत पे लड़ाई होगी, इब्राहिम को हरा देगा, और यहां से शुरू होगी 1526 से मुगल अंपायर। तो मुगल्स की स्थापना होगी ना, मुगल्स की स्थापना। तो यूपीएससी का अभी ऐसा हम कह सकते हैं कि अभी बहुत रुझान मुगल्स में नहीं है। तो एक तो हमें ओवरऑल एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए मुगल्स की कि बाबर आया, क्या क्या हुआ, समथिंग। हमें जो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज, अकबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राइट नाउ, राइट ना, कि अकबर एक तो इनका एक्सपेंशन, अगेन ओवरऑल एक कर्सरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस तरह से अकबर ने एक्सपैंड किया है। दूसरा अकबर की पॉलिसीज, जिसमें अभी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है इनकी राजपूत पॉलिसी और इनकी रिलीजियस पॉलिसी। और तीसरा जो यूपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट है वो है रेवेन्यू पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी। तो राजपूत, रिलीजियस, रेवेन्यू, इतनी चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे कि अकबर का कंट्रीब्यूशन क्या है। देन अ रफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ जहांगीर, किस तरीके से आए, शाहजहां क्या हुआ। जहांगीर इज मेजरली नोन फॉर पेंटिंग्स, राइट, है ना। तो देखो, तो अच्छा खासा रूल है, ऑलमोस्ट 49 साल का रूल है अकबर का, राइट ना। फिर जहांगीर है, जहांगीर का उतना बड़ा रूल नहीं, कुछ 22 साल रूल है। और फिर अगेन एक लंबा रूल है शाहजहां का, जिसमें ये ताजमहल बनवाएंगे, आर्किटेक्चर के लिए जाने जाएंगे। तो आर्किटेक्चर, एक और बात इंपॉर्टेंट कि यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, है ना, ये इंपॉर्टेंट। Now, right now, again, इस समय बहुत ज्यादा डिस्कशन है आफ्टर छावा, वी हैव अ ह्यूज डिस्कशन ऑन औरंगजेब। तो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी और औरंगजेब का यू कैन से वर्सेस मराठास, ये जो कहानी है ना, जिसे आप कह सकते हैं डेक्कन पॉलिसी, ये दो चीजें इस समय इंपॉर्टेंट दिख रही। या प्लस अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मराठास, जो आपको पढ़ना है, उनकी पॉलिसीज, उनके लीडर्स, एवरीथिंग, राइट। द मराठास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतनी बातें हमें देख रही हैं। तो मेडिवल में जैसे ही हम लोग 1200 क्रॉस करते हैं, कहानी स्मूथ हो जाती है। 1200 तक थोड़ी फाइट है, सॉरी। नाउ 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद वी हैव मॉडर्न एरा स्टार्टिंग। तो मॉडर्न एरा, तो यहां से मॉडर्न इंडिया शुरू होती है। मॉडर्न इंडिया की कहानी जाएगी 1707 से 1957 तक, सॉरी 1947 तक, माय बैड, राइट, 1947 तक, जहां पे हमें क्या मिल रहा है, जहां पे हमें मिल रहा है फाइनली आजादी, फ्रीडम। अब इसको फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी ने भी 2 स्टेटमेंट में लिखा था, तो मैं क्या करता हूं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। एक पार्ट है अपना सीजन 1 बोलते हैं, सीजन 1, राइट, है ना। तो एनालॉजी कम्स फ्रॉम गेम ऑफ थ्रोन्स, कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में डिफरेंट हाउसेस हैं, वो आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, तो वैसे ही यहां भी डिफरेंट हाउसेस हैं। तो सीजन 1 वो है जहां पे कंपनी रूल है। तो औरंगजेब के जाने के बाद, राइट, एक जो हाउस है, एक जो ग्रुप है, वो है सबसे पहले मुगल्स का। तो लेटर मुगल्स, क्या ये औरंगजेब की तरह संभाल पाए? औरंगजेब भी अच्छा नहीं संभाल पा रहा था, लेकिन औरंगजेब के बाद जो लोग आए हैं, लेटर मुगल्स जो हैं, राइट ना, जैसे कि मोहम्मद शाह रंगीला, उनके टाइम में और ज्यादा बर्बादी हो गई है। और यही समय है कि छोटे छोटे राज्य भारत में क्रिएट होने लगे।
जैसे कि मराठास, मराठास तो बड़ा राज्य क्रिएट हो जाएगा, राइट। जैसे कि बंगाल, जैसे कि अवध, जैसे कि हैदराबाद। तो अब जो है क्या हो रहा है कि 1707 से 1750 के बीच में, 1757 के बीच में ऐसे छोटे छोटे राज्य क्रिएट हो रहे हैं। तो इंडिया में कोई एक बड़ा राजा है? नहीं, इंडिया में कोई एक बड़ा राजा नहीं है। तो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले हम स्टैब्लिश करेंगे कि हाँ, ये पहले 50 साल की पॉलिटी कैसी है, राइट, जिसे कहेंगे हम फ्रैगमेंटेड पॉलिटी है, छोटे छोटे पार्ट में भारत बटा हुआ है। नाउ दूसरा हाउस जो हम एंटर कराएंगे, सेकेंड हाउस, तो हाउस 2, कि हमारे यहां पे बहुत सारे यूरोपियंस आए थे जो हमारे यहां ट्रेड करने आए थे, जिसमें सबसे पहली एंट्री होती है पोर्चुगीज की, फिर आते हैं आपके डच, फिर आते हैं इंग्लिश, फिर बीच में डेन्स भी आते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, वी हैव फ्रेंच। तो पीडीएफ के फॉर्मेट में ये सारे लोग एंट्री करेंगे और पहले अपनी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, पर धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे को एलिमिनेट करने लगेंगे और हमारे राजाओं को चैलेंज कर देंगे, राइट है ना। तो हाँ, तो ये कहानी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यस। तो इसमें यूपीएससी का जो फोकस है, यूपीएससी का फोकस सबसे ज्यादा जो दिखा है वो पोर्चुगीज पे दिखा है ना, और एक बहुत ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा फोकस दिखा है डच पे, जो बहुत सरप्राइजिंग है। एंड देन कंपैरेटिवली लेस फोकस ऑन इंग्लिश, ऑलमोस्ट नो फोकस ऑन फ्रेंच, राइट है ना। तो हाँ, तो यहां पे डच जो है बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये पार्ट की वो लोग कैसे स्टैब्लिश हुए, क्या उनका अप्रोच था, समथिंग, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सिमिलरली ये पार्ट भी यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी सवाल पूछेगा बट फिर भी इतना नहीं पूछेगा और आपको बहुत डेप्थ में भी नहीं जानना है। रफ अंडरस्टैंडिंग की ये स्टेट्स किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं, गुड इनफ, एंड यू कैन से अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट इज गुड इनफ। उससे ज्यादा उसमें इन्वेस्ट करना है, उससे ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो फाइंड कि इवेंचुअली ये दोनों हाउस आपस में भिड़ेंगे, दोनों हाउस आपस में भिड़ने लगेंगे और इसमें जो अंग्रेज हैं वही सबसे ज्यादा आगे निकलेंगे। दिस इज ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, जहां पे अंग्रेज हरा देंगे किसको, अंग्रेज हरा देंगे बंगाल को, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देयर विल बी राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगला हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह इन्होंने इनको हराया, राइट ना। आपस में पहले आपस में जीते, आपस में ईस्ट इंडिया कंपनी जीता, बाकी सब लोग बाहर हो गए, राइट। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से इन सब के ऊपर कब्जा किया, ये ऑलमोस्ट 100 साल की कहानी है, विच इज राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। अगेन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, ऐसे सुपर इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, राइट है ना। मैं से जो है 10 में से 5 नंबर दूंगा कि हाँ 5 आउट ऑफ 10 इट इज इंपॉर्टेंट, राइट है ना। एवरेज पे रखा जा सकता है, एवरेज इंपॉर्टेंस है राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ना अब इसमें एक और हाउस जो है, एक और एलिमेंट जो है वो है आपका ब्रिटेन। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ब्रिटेन जो कंट्री है वो अपना तीसरा प्लेयर है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। ये जो क्या करना है वाली कहानी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना। जैसे कि इसमें आप सुनते हो कि देयर इज रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। There is Pitt's Act. There are Charter Acts. All these acts are very very important और यूपीएससी इनसे खूब सवाल पूछ रहा है। यही चिट्ठियां आगे भी आती रहेंगी, है ना, कि हाँ जो है काउंसिल्स एक्ट, देन योर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी से सवाल पूछता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, सोचो 2 ही सवाल आ रहे हैं, उसमें एक ही है। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है कि पूरा सब कुछ छोड़ के यहां से एक सवाल आ जाएगा। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि हाँ ये कैसे कैसे हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ। एंड देन द फोर्थ पर्सन ओवर हियर इज द फोर्थ, यू कैन से प्लेयर कह लो या ऑब्जर्वर कह लो, इज कॉमन मैन, जिसके ऊपर सारी गाज गिर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सारी पॉलिसीज हैं, राइट ना, वो उसके ऊपर पढ़ रही हैं। अभी जो पॉलिसीज है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकता है, बट मेंस पर्सपेक्टिव से यूपीएससी आजकल इस पर ध्यान दे रहा है ना। तो ये सवाल बन सकता है, यस। और फाइनली एक दिन कॉमन मैन का सब्र का बांध टूट जाएगा और होगा क्या, रिवोल्ट होगा, रिवोल्ट। तो अनदर स्टोरी इज रिवोल्ट, है ना, कि क्रांति होगी 1857 की, जो कि दबा दी जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी से दबा देगी। लेकिन यहां पर एक बड़ा बदलाव आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को घर बुला दिया जाएगा और जो रानी है वो कहेगी हम डायरेक्ट रूल करेंगे। तो यहां से शुरू होता है हमारा सीजन 2।
नाउ तो सीजन टू बेसिकली क्या है कि अगली 90 साल की कहानी है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल और दिस इज द फ्रीडम स्ट्रगल, एग्जैक्ट फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमारे सिलेबस में भी फ्रीडम स्ट्रगल मेंशन्ड है, राइट। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, आइए समझते हैं। तो पहला जो एलिमेंट है कि हमारी जो कॉमन मैन है इसको रेडी करना पड़ेगा, राइट ना। कॉमन मैन को रेडी करना पड़ेगा, तो कॉमन मैन को रेडी करने के लिए हमें कुछ डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें पहला डेवलपमेंट है सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म, जैसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आएंगे, जैसे कि दयानंद सरस्वती, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, जैसे कि केशव चंद्र सेन, ऐसे बहुत सारे इस तरह के सोशल रिफॉर्मर्स हैं। अब ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो ये सोशल रिफॉर्मर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट इसमें सारे लोग इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मान लेते हैं कि इसमें 50 रिफॉर्मर हैं, 50 में वो 10 लोग इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हमें ठीक से पता होना चाहिए। तो सोशल रिफॉर्मर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। दूसरा जो इनफैक्ट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो हो रही है कि इवेंचुअली नाउ वी विल हैव पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो एक सोशल अवेकनिंग हो रही है, एक पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही है। ये अच्छा है, बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऐसे बहुत डीप इसमें नहीं जाना है। एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल अवेकनिंग बाय 1885 वी हैव फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नाउ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहां से एक जो है थोड़ा सा स्ट्रीमलाइंड तरीके से क्या होगा कि हम लोग अंग्रेजों से लोहा लेने लगेंगे। तो 1885 से जो 1905 का दौर है, दिस इज द एरा ऑफ मॉडरेट्स, कि हाँ इनिशियल लीडर्स जो हैं हमारे। नाउ दिस पार्ट इज एवरेज इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने बहुत सवाल यहां से नहीं पूछे, लेकिन हाँ मॉडरेट्स का मेंस का सवाल पॉसिबल है, यस। ये पूछा हुआ यूपीएससी ने कि इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी फिलॉसफी, इनकी डिमांड, इनका थॉट प्रोसेस, कि हाँ इनको कहीं ना कहीं अंग्रेजों पे थोड़ा भरोसा था कि हाँ अंग्रेजों का कल्चर अच्छा है, अंग्रेज इंडिया में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी चेंज होती है कहां पे, ये सारी कहानी चेंज होती है आपकी 1905 से, और ये चलेगा टिल 1919 when we have moderates, extremist। जब एक्सट्रीमिस्ट की एंट्री होगी, लाल बाल पाल की एंट्री होगी, जो खुल के अंग्रेजों को चैलेंज करेंगे। अब यहां पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक स्वदेशी मूवमेंट, 1905 का स्वदेशी मूवमेंट, ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। इनफैक्ट लास्ट ईयर में यहां से सवाल आया है, स्वदेशी मूवमेंट। तो यूपीएससी ने बहुत सवाल पूछे हैं, तो हमारे सिलेबस में भी इवेंट्स लिखा हुआ था, इवेंट्स। तो हाँ, तो दीज आर द इवेंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है होम रूल। इसमें लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ मर्जर है, वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यूपीएससी सरप्राइजिंगली यूपीएससी ने बहुत सवाल यहां से नहीं पूछे, राइट। हाँ, तो होम रूल मूवमेंट किया यूपीएससी ने, और फिर 1919 से टेक ओवर करेंगे गांधी जी। तो आगे का जो दौर है इज गांधी, राइट। तो आगे की कहानी गांधी है, तो इट इज गांधीयन एरा। ये यूपीएससी का टॉप फेवरेट टॉपिक रहा है, जिसमें 1920 से हम देखते हैं, 1919 से ही देख लेते हैं कि हाँ वी हैव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव बाय 1930 वी हैव सिविल डिसोबीडियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो है 1942 का वी हैव क्विट इंडिया मूवमेंट। ये पूरा सेगमेंट ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली ये मूवमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली जो लास्ट सेगमेंट है विच इज ट्रांसफर ऑफ पावर, कि अंग्रेजों ने किस तरीके से ट्रांसफर किया, दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा फोकस इधर ज्यादा ना होके इधर ज्यादा होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ पावर 2 साल का टॉपिक है, लेकिन हाँ बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे खासे सवाल आते हैं, है ना, और बार बार आते रहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाय द वे ट्रांसफर ऑफ पावर। तो हाँ, तो ट्रांसफर ऑफ पावर, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, ये एंड सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, राइट ना। इधर कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हाँ, तो आपका 60% 70% उधर फोकस होना चाहिए, 30% इधर फोकस होना चाहिए। रफली आप इस तरह से अपना फोकस डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे कहानी डेवलप करनी पड़ेगी पूरी। तो हाँ, तो ऑलमोस्ट मेरा 40% जो है आप कह सकते हैं कि मेरा ध्यान इधर रहेगा, 60% ऑफ द कोर्स जो है इसी के बारे में होगा, जहां पे हम लोग जो है डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि हाँ ये कैसे कैसे हुआ।
थॉट प्रोसेस क्या है, फिलॉसफी क्या है, राइट, गांधीयन फिलॉसफी क्या है, नेहरू जी की फिलॉसफी क्या है, सुभाष चंद्र बोस की फिलॉसफी क्या है, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। तो ये जो पार्ट है, क्योंकि यूपीएससी ने अलग से लिखा फ्रीडम स्ट्रगल एंड पर्सनालिटीज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो दैट इज द रीजन कि हम लोग इसको डीप में डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस। ना पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है, राइट, इसके बाद का जो दौर है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, कि जो हमारे यहां 550 स्टेट्स हुआ करते थे, प्रिंसिपली स्टेट हुआ करते थे, वो किस तरह से भारत में बदले। दिस इज वन पार्ट। और दूसरा जो आपका फोकस होगा वो होगा रीऑर्गेनाइजेशन पे। दैट्स इट, राइट। सिमिलरली वर्ल्ड हिस्ट्री हमने ऑलरेडी बात करी थी कि हाँ 1700 के बाद की जो वर्ल्ड हिस्ट्री है सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंटर्स हमें पढ़ने हैं। तो चलिए, तो इसी के साथ एक आखिरी सेगमेंट पे आते हैं, विच इज अब तक का जो हमने बात करी उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं, जो भी डिस्कशन हमने किया, राइट, है ना। जो सेल्फ स्टडी करने वाले प्लीज टेक नोट्स, राइट, पीछे का टाइमलाइन भी आप बना सकते थे। चलिए सुनाओ। तो जैसे कि एंशिएंट इंडिया में अगर मैं कहूं तो जो टॉप टॉपिक्स हैं, बाय द वे रिसेंटली आई हैव आल्सो डन दिस 30 ईयर पीवाईक्यू, राइट, ना। तो हाँ, तो 30 ईयर पीवाईक्यू में भी मैंने ये बातें बताई थी कि हाँ जो है दीज आर द टॉपिक्स जिन पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी छोड़ नहीं देने, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो जैसे कि एंशिएंट इंडिया में यूपीएससी के सुपर फेवरेट टॉपिक है बुद्धिज्म, गुप्ता पीरियड, मॉडर्न एम्पायर और जैनिज्म, राइट, लास्ट 30 ईयर्स के डेटा के हिसाब से है। और अभी रिसेंट फेवरेट है वैदिक एरा, राइट, ना। तो वैदिक एरा, इनफैक्ट संगम एज भी कुछ हद तक कहा जा सकता है कि हाँ रिसेंट फेवरेट्स में आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम संगम एज क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है इसीलिए ज्यादा नहीं बनेगा। सिमिलरली मेडिवल इंडिया में, मेडिवल इंडिया हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। टॉप फेवरेट टॉपिक अगर हम देखें तो हाँ, तो विजयनगर अंपायर, चोलास, दिल्ली सल्तनत और पल्लवास, रिसेंटली यही सवाल पूछे जा रहे हैं, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। मराठास जो है अभी रिसेंटली ऐसा लग रहा है कि मराठास पे सवाल आना चाहिए, दैट इज द रीजन मैंने इसे टॉप 5 में डाला है। बाकी सारी की सारी चीजें आप हल्के में पढ़ सकते हैं, है ना, लाइट स्टडी कर सकते हैं। सिमिलरली कल्चर में इट इज ऑल अबाउट जनरल अंडरस्टैंडिंग। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भक्ति, तो भक्ति पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, सूफी पे भी कम करेंगे, भक्ति पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। और आर्किटेक्चर जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग, दिस इज रिक्वायर्ड। कल्चर इन जनरल वी कैन कह सकते हैं कि हाँ जनरल नॉलेज ही चाहिए, राइट, टेक्निकल नॉलेज इसमें नहीं चाहिए, बहुत डीप इसमें नहीं जानना है, राइट। एक दौर था जब यूपीएससी पूछ रहा था, तांडव वगैरह पूछ रहा था, 64 योगिनी टेम्पल पूछ लिया था मोरेना का, राइट। हाँ तो जो है कभी पूछ भी रहा था टेक्निकल, बट रिसेंटली अगर देखा जाए तो हाँ जो है वी कैन स्किप, है ना, थोड़ा लाइटली ले सकते हैं। सिमिलरली मॉडर्न इंडिया में जैसा कि मैंने कहा कि हाँ जो गांधी जी वाला एरा है, राइट, ना, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट लास्ट वाला पार्ट, राइट, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1905 से लेकर 1947 तक इंपॉर्टेंट है, जिसमें गांधीयन एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस पर्सनालिटीज यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा भी है, डेडिकेटेड सवाल पर्सनालिटीज पे आते भी हैं, तो पर्सनालिटीज पे भी हम फोकस करेंगे, राइट, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स में आपको पढ़ाता चलूंगा। देन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मैंने कहा कि हाँ दिस इज रीसेंट फेवरेट। अभी यूपीएससी बहुत सवाल पूछता है, हर साल पूछता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे, एक्ट से सवाल आएंगे, राइट। सिमिलरली इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश जो हैं वो आपके जो है ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यस। प्लस इसके बाद आप थोड़ा लाइटली पढ़ सकते हैं, बाकी के टॉपिक मैंने नहीं लिखे, राइट, बाकी आप थोड़ा लाइटली या फिर जो है एवरेज स्टडीज कर सकते हैं। सिमिलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, वर्ल्ड हिस्ट्री हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो हमने सारी बातें डिस्कस करी, प्रीलिम्स में इसमें वेटेज, कंप्लीट टाइमलाइन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी तरफ अप्रोच, राइट। सो दिस वाज द होल डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि हाँ जो है आपको ओवरऑल ये सारी बातें समझ में आई होंगी, है ना। प्लीज डू लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन कि आपका मेजर टेक अवे क्या है, आपने इस पूरे सेशन से क्या सीखा, ये आप मुझे जो है कमेंट से बताएंगे, राइट। और प्लस आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये भी आप बताएंगे, कहां पे आप लैग कर रहे हो आप ये भी बताओगे, बिकॉज नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन, राइट, है ना, कि आगे की हम तैयारी कर रहे हैं एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड। वैसे तो हमें बहुत सारी बातें पता हैं, बट वी वांट टू अंडरस्टैंड मोर, राइट, फर्स्ट हैंड, कि हाँ भाई आपकी मेजर पेन पॉइंट्स क्या हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम जो है उसके लिए और प्लान कर सकेंगे, राइट। तो उम्मीद है कि आप फुल जी तोड़ मेहनत करेंगे यूपीएससी के लिए। जो इस बार एग्जाम देने वाले उनको बेस्ट ऑफ लक, राइट, आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे, राइट। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, यूट्यूब पे भी संभव बैच है, राइट, है ना, प्लस जो बैचेस में पढ़ाया है, राइट, है ना, उसमें भी बहुत डिटेल पढ़ा रखा है। तो आई एम वेरी श्योर कि जो PWNs हैं इस बार हमारा नाम रोशन करेंगे, अपना भी नाम रोशन करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, राइट, है ना। बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।